हेलो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे वहीं से अपने क्वाड्रिलेटरल की शीट। ठीक है, थ्योरी में आपको बता चुका हूं स्क्वायर की। स्क्वायर पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं शील्ड एरिया के। इससे पहले आपको एक सिंपल सी बात पता होनी चाहिए जो कि बहुत आसान है। आप सभी लोगों को पता है कि यदि सपोज आपके पास कोई सर्कल हो, इस सर्कल का सेंटर हो और ये सर्कल की रेडियस हो स्मॉल आर। ठीक है, तो सभी को पता है कि सर्कल का जो एरिया होगा या फिर सर्कल का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होगा आपका पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात। अगर मैं किसी सर्कल की रेडियस को रखूं 7, अगर मैं किसी सर्कल की रेडियस को 7 रखूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 आर स्क्वायर होता है और 22/7 में अपॉन में 7 आता है। तो एग्जामिनर ये अगर आपको सर्कल पे सवाल बनाएगा तो ऐसी वैल्यू सेट करेगा रेडियस की कि रेडियस आपकी 7 का मल्टीपल हो और आपकी कैलकुलेशन आसान से आसान रहे। तो अगर किसी सर्कल की रेडियस सपोज 7 है तो 7 का स्क्वायर 22/7 × 7 का स्क्वायर यानी कि सर्कल का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 154। सर्कल का एरिया कितना आएगा, 154। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यदि किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो आप उसका एरिया डायरेक्टली लिख दोगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किसी सर्कल की रेडियस 14 है मतलब मैंने सर्कल की रेडियस को क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया 7 से। यदि मैंने सर्कल की रेडियस को 2 गुना कर दिया तो एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा, एरिया हो जाएगा सर्कल का 4 गुना। एरिया सर्कल का कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है ना भाई एरिया में। तो अगर रेडियस 2 गुनी हुई है तो सर्कल का एरिया कितने गुना हो जाएगा, 2 स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है। यदि मैंने किसी सर्कल की रेडियस को कर दिया 21 यानी कि कितने गुना कर दिया मैंने, 3 गुना कर दिया, 7 से 21, तो एरिया कितना हो जाएगा सर्कल का 154 × 9। इस तरीके से आपको डायरेक्टली सर्कल का एरिया लिखना है। यदि हमने कर दिया किसी सर्कल की रेडियस को सपोज 28 यानी कि 4 गुना कर दिया, तो 4 गुना कर दिया तो एरिया 154 का कितने गुना हो जाएगा, 16 गुना, 4 स्क्वायर टाइम्स 16 गुना हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि यदि किसी सर्कल की रेडियस को मैं k गुना कर दूं, 7 से k गुना, तो एरिया k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि यदि हम किसी सर्कल की रेडियस को k टाइम्स कर दें तो एरिया जो हो जाएगा वो सर्कल का k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है। अगर सपोज मैं किसी सर्कल की रेडियस को कर देता हूं 3.5, तो मैंने क्या कर दिया, सर्कल की रेडियस को हाफ कर दिया 1/2, तो सर्कल का फिर एरिया कितना हो जाएगा, 1/4। कितना हो जाएगा, सिंपल सा 1/4। यदि मैंने किसी सर्कल की रेडियस को कर दिया 1.75 सेंटीमीटर, अब पूछा कि आता हो एरिया, तो एरिया आप देखोगे कि सर्कल की रेडियस को मैंने 1/4 कर दिया, भाई 7/4 ही तो होता है 1.75, मैंने 1/4 कर दिया, तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, 154 का 1/16, 154 का 1/16, ये हो जाएगा आपके सर्कल का एरिया। तो ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है और इनका मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा क्वेश्चंस में। देखेंगे पहला शेडेड एरिया का सवाल, बहुत ही आसान। इन द गिवन फिगर ABCD जिस स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, आपको एक वर्ग दिखाई दे रहा है ABCD जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन ऑन साइड AD ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड AD है उस पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। AC क्या है, स्क्वायर का डायगोनल है। तो आपसे शेडेड एरिया पूछा है। जब मैंने आपको स्क्वायर के बारे में बताया तो मैंने एक थ्योरी बताई थी कि सपोज एक स्क्वायर है और मैं यहां पे तुम्हारा सेमी सर्कल खींच दूं इस साइड पे और इस साइड पे सेमी सर्कल खींच दूं, तो ये जो दोनों सेमी सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये तुम्हारे डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। क्लियर है। इस तरीके से आपकी चीजें बनती है, ये मैंने आपको बताया था। क्लियर है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो लीफ, अगर आपको ये शेडेड एरिया निकालना है तो आपको यहां पे ये लीफ दिखाई देगी जो अनशेडेड है, और वो अनशेडेड लीफ क्या ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है, कह सकते हैं ना सीधा सीधा, क्या है ये जो अनशेडेड लीफ है क्या ये वाली नहीं है, मतलब हाफ। और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो लीफ है, ये जो पत्ती है, ये आपके इस स्क्वायर में बंद है, इस वाले स्क्वायर में बंद है। प्रत्येक पत्ती एक छोटे स्क्वायर में बंद है और वो जो छोटा स्क्वायर की साइड है वो ओरिजिनल स्क्वायर की साइड का कितना है, हाफ है। अगर आपसे क्वेश्चन में स्क्वायर की साइड 14 बोली गई है तो ये जो पत्ती है 7 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर में बंद है, 7 साइड के स्क्वायर में बंद है, बताइए है कि नहीं। अच्छा,
अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये बात आपको समझ में आ रही है यहां तक ना। अब फोकस करना, बहुत आसान सवाल है, चुटकियों में 10 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन है। इन सब सवालों में 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस देखने में टफ लगते हैं। ABCD स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल है AC, तो ये जो एंगल होगा डायगोनल जो है, स्क्वायर का डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये एंगल कितने डिग्री का जाएगा बताना आप मुझे। ये एंगल क्या आपका 45 डिग्री का नहीं होगा? 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल होगा, बताइए। स्क्वायर का यहाँ पे ये एंगल डायगोनल जो है 45 डिग्री का एंगल काटेगा, 45 डिग्री का एंगल होगा ना। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, आपको यहाँ पे एक सेक्टर दिखाई दे रहा है, ये सेक्टर जिसपे मैं कांटे बना रहा हूं। सेक्टर मतलब सर्कल का एक पार्ट, सर्कल का एक पार्ट निकाल लीजिए, ये हो गया। ये सेक्टर दिखाई दे रहा है आपको 45 डिग्री एंगल। आप सभी लोगों को ये बात पता होगी कि यदि कोई सर्कल का इस तरीके से मैं हिस्सा काट के निकाल लूं और ये हिस्सा सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है इन डिग्रीज में, सर्कल का सेंटर है O, OA और OB सर्कल की रेडियस है स्मॉल r, तो सेक्टर का जो एरिया होगा, देखिए इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, और पूरा जो सर्कल है सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाता है 360 डिग्री, पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होगा। लेकिन ये तो 360 डिग्री में से जो थीटा पार्ट है ना, अगर ये थीटा पार्ट है तो सेक्टर का एरिया कितना होगा थीटा बाई 360 डिग्री, ये होगा आपके सेक्टर का एरिया। ये बात आप सभी लोगों को पता होगी, क्लियर, सिंपल सा है। तो मुझे भी यहां पे यही चीज दिखाई देती है कि सेक्टर है, सेक्टर विद 45 डिग्री एंगल। तो यदि मैं सेक्टर के एरिया में से ये पत्ती का एरिया माइनस कर दूं तो क्वेश्चन सॉल्व, खत्म सवाल। अब मैं सेक्टर के एरिया की बात करता हूं। ये जो सेक्टर है, सेक्टर की रेडियस कितनी है 14, सेक्टर की रेडियस कितनी है 14। तो अगर किसी सर्कल की रेडियस 14 हो तो मुझे बताना, अगर किसी सर्कल की रेडियस 14 हो तो सर्कल का जो एरिया है वो 154 इंटू 4 नहीं होगा क्या भाई? यदि किसी सर्कल की रेडियस 7 हो तो सर्कल का एरिया 154, यहाँ पे सर्कल की रेडियस 14 है यानी कि 2 गुना, तो सर्कल का एरिया कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, 2 स्क्वायर टाइम्स, तो ये पूरे सर्कल का एरिया हो जाएगा। लेकिन सेक्टर तो 45 डिग्री एंगल का है यानी कि पूरे सर्कल के 1/8 हिस्सा 1/8, तो ये हो जाएगा आपके सेक्टर का एरिया जो कि आपका 45 डिग्री एंगल के साथ है, क्लियर है, 45 डिग्री एंगल के साथ है। आप देख सकते हैं मैंने कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकाल दिया, ये एंगल 45 था, मुझे पत्ती का एरिया इसमें से माइनस करना है। और मैंने अभी आपको समझाया था कि ये पत्ती एक स्क्वायर में बंद होगी, दिस शुड बी ए स्क्वायर, लग नहीं रहा है, दिस शुड बी ए स्क्वायर, ये आपका एक स्क्वायर होगा। अगर स्क्वायर की ओरिजिनल की साइड 14 है तो ये स्क्वायर की साइड कितनी होगी 7, ये पत्ती एक 7 साइड के स्क्वायर में बंद होगी, क्लियर है, गुड आउट। मैंने आपको एक चीज बोली है कि सपोज आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर आपकी कोई पत्ती इस तरीके से बंद है, स्क्वायर की साइड है, तो पत्ती का एरिया कितना होगा 4/7 स्क्वायर, रटाया है हमने, कितना होगा 4/7 स्क्वायर। लेकिन ये दो आधी पत्ती है भाई, अगर ये आधी पत्ती है तो इस आधी पत्ती का एरिया 2/7 स्क्वायर होगा। आधी पत्ती का एरिया कितना होगा 2/7 स्क्वायर, 2/7 स्क्वायर, इसमें से माइनस करना पड़ेगा तो माइनस का 2/7, कितनी साइड के स्क्वायर में बंद है 7 साइड के स्क्वायर में बंद है, दिस इज 7, तो 2/7 स्क्वायर यानी कि 2/7 इंटू 7 इंटू 7, क्लियर है। देखिए 4 दूनी 8, 154/2 77, माइनस 7 से 7 ये 14 है, 77 माइनस 14, आंसर आ गया आपका 63 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका शेडेड एरिया होगा। मुझे बताइए, मुझे समझाने में इतना समय लगा है, करने में क्या आपको इतना समय लगेगा? बिल्कुल भी नहीं ना, बहुत ही आसान सवाल होते हैं, जल्दी से आपको बस करना आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर 18। यस, देखिए कितना आसान सवाल है, बहुत। द फिगर इज मेड अप ऑफ क्वाड्रेंट, स्क्वायर एंड सेमी सर्कल। आपके पास एक स्क्वायर है ABCD, बी को सेंटर मान के स्क्वायर की साइड को रेडियस मान के क्वाड्रेंट खींचा गया है, स्क्वायर की साइड AB पे सेमी सर्कल खींचा गया है। तो आपसे पूछा है शेडेड एरिया बताइए। स्क्वायर की साइड कितनी बोली है 196, स्क्वायर की साइड 196 बोली है, तो जाहिर सी बात है यदि स्क्वायर का एरिया 196 बोला है तो स्क्वायर की साइड फिर कितनी रही होगी 14।
14 का स्क्वायर 196 होता है। तो मुझे पता चल गया कि स्क्वायर की साइड 14 है। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि सपोज आपके पास इस तरीके से ये एक स्क्वायर है, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है। तो चारों पत्तियां बनेंगी, चारों पत्तियों का रीजन एरिया इक्वल इक्वल होगा। और डायगोनल कैसे पास करेगा? इस तरीके से। और ये डायगोनल कैसे पास करेगा? आपका एकदम इस तरीके से। क्लियर है? तो टोटल आपके 8 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिखाई दे रहे हैं आपको 8 हिस्से। आठों हिस्से क्या है? आपस में इक्वल है। पत्ती को भी डायगोनल दो दो पार्ट में बांट देता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो अगर मैं यहां पे इसका ये सपोज दूसरा डायगोनल भी इस तरीके से खींच दूं, समझते हैं ना? अगर मैं दूसरा डायगोनल भी इस तरीके से आपका ये खींच दूं, ये मैंने दूसरा डायगोनल भी खींच दिया, तो समझते रहना क्या ये जो पत्ती आपकी शेडेड की गई है क्वेश्चंस में, कौन सी शेडेड की गई है? ये वाली जो पत्ती आपको शेडेड की गई है, जिसका एरिया आपसे निकालने के लिए पूछा गया है, ये वाली जो शेडेड की गई है, इसको मैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या मैं इसको यहां से डिलीट करके यहां पे नहीं ला सकता? क्या ये दोनों पत्तियां जो मैंने ग्रीन ग्रीन की है, क्या ये एरिया में बराबर नहीं है? बोलो, क्या ये जो पत्तियां मैंने ग्रीन ग्रीन की है, क्या एरिया में बराबर नहीं? एकदम बराबर है। तो मुझे चाहिए था ये पीला पीला सा शेडेड एरिया। तो क्या मैं इसको यहां से इस तरीके से डिलीट करके, मुझे ये चीज पसंद नहीं, इसको डिलीट करके क्या मैं इसको यहां पे इस तरीके से फिट नहीं कर सकता? जरा बताना मुझे। हो गया? किसी भाई को कोई समस्या? तो मुझे जो शेडेड एरिया निकालना है अब आपका ये है, ये शेडेड एरिया मुझे निकालना है। अगेन मुझे फिर से एक सेक्टर दिखाई दिया, ये तुम्हारा बी सेंटर है और ये तुम्हारा सेक्टर है। सेक्टर दिखाई दिया, दिख रहा है ना? सर्कल का 1/8वां हिस्सा है ये भी। ओके, ये एंगल कितने का जाएगा आपका? 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। क्लियर है कि नहीं? कोई समस्या इसमें किसी को? बहुत आसान वर्बली सॉल्व होने वाला सवाल है। तो यहां पर रेडियस कितनी बताइए? 14 क्वाड्रेंट की। ये सर्कल की रेडियस 14 है, तो सर्कल का एरिया कितना होगा आपका? 154 × 4/8। ये सर्कल का एरिया हो जाएगा क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का सेक्टर का एरिया होगा विद 45 डिग्री एंगल, सेक्टर का एरिया आ गया। अगर मैं उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देता हूं, कौन से ट्रायंगल का एरिया? ये वाले ट्रायंगल का एरिया यदि मैं माइनस कर दूं तो मेरा शेडेड रीजन मिल जाएगा। अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, एक्चुअली ये जो ट्रायंगल है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि आपके पास इस तरीके से एक सेक्टर है ये वाला, और इसमें ये बना हुआ है आपका ये ट्रायंगल। अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो मेरा डिजायर्ड एरिया बचेगा। ये ट्रायंगल एक्चुअली है क्या? ये ट्रायंगल जो है पूरे स्क्वायर के एरिया का 1/4 है। भाई स्क्वायर के डायगोनल जो है स्क्वायर को 4 इक्वल ट्रायंगल में बांटते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है ये स्क्वायर के एरिया का 1/4 है। स्क्वायर का एरिया दिया कितना आपको क्वेश्चन में? 196। तो ये जो ट्रायंगल होगा ये कितना होगा? 196/4। खत्म सवाल एक लाइन में। 4 से 8 2 बार, कितना हो गया? 77 माइनस 49, यानी कि कितना आ गया आपका आंसर? 28। ठीक है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका शेडेड रीजन हो जाएगा और बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जाएगा। इतना आसान सा सवाल था। तो जो शेडेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, किसी तरह की कोई समस्या किसी को? ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन, कि यदि आपको बताना है शेडेड रीजन इफ साइड ऑफ स्क्वायर एबीसीडी इज 10। एक स्क्वायर एबीसीडी है, इसकी साइड कितनी बताई गई है आपको? 10। अगर इसकी साइड 10 है, स्क्वायर एबीसीडी का खींचा गया सरकम सर्कल, स्क्वायर के प्रत्येक साइड ए बी बी सी सी डी ए डी पे खींचे गए सेमी सर्कल, तो सरकम सर्कल और सेमी सर्कल के बीच में ये जो एरिया आपका शेडेड है, मुझे पता है कि ये जो एरिया है शेडेड एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा, और स्क्वायर का एरिया कितना है आपका? 100। 10 का स्क्वायर 100 आपका करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? बहुत आसान है। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 देखेंगे। देखिए ये आपके मेंस 2017 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैंने ये आपको डिस्कस किया था। मेंस 2017 के पेपर में सवाल पूछा गया था और बहुत ही सरल सवाल है, कुछ नहीं है।
आपको मैं सिंपल सा क्वेश्चन करा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी स्क्वायर हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। ए बी डी एंड ए बी सी आर टू क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है आपका एक, तो ये हो गया आपका ये ए बी डी और ये ए बी सी, मतलब बी को सेंटर मान के ए को सेंटर मान के तो क्वाड्रेंट खींचे। सर्कल इज प्लेस्ड टचिंग बोथ द क्वाड्रेंट एंड द स्क्वायर एज शोन इन फिगर, सर्कल खींचेगा जो दोनों क्वाड्रेंट को टच कर रहा है, स्क्वायर की साइड सी डी को टच कर रहा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या है। अगर मुझे कुछ भी नहीं आ रहा होता ना, पेपर में एकदम ब्लैंक होता, तो भी मैं इस सवाल का आंसर कर देता बी ऑप्शन 11/14, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, समझ रहे हैं आप। क्योंकि सभी को पता है कि सर्कल का जो भाई एरिया होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल इज कंप्लीट सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, और पाई में छुपा होता है 22/7, और सर्कल की रेडियस होगी कुछ ना कुछ, सर्कल की रेडियस होगी कुछ ना कुछ, और 22/7 में होता है 11 छुपा हुआ, और 7 में होता है कितना, 7 में 7 छुपा हुआ, 22 में 11 छुपा हुआ होता है। सर्कल की रेडियस कुछ ना कुछ आएगी, 1 2 3 हाफ 1.5 2.5 कुछ ना कुछ आएगी, तो 22/7 है, यानी कि 13 और 17 दोनों प्राइम नंबर आने का कोई मतलब नहीं है, 13 17 अपनी मर्जी से छोड़ना आ जाएंगे। इसी तरीके से 19 और 31 ये भी प्राइम नंबर है, कोई आने का मतलब नहीं है। 15 19 तो कतई भी नहीं आएगा। अगर आप बी ऑप्शन देखोगे तो 22 में छिपा हुआ दिख रहा है 11, 7 यानी कि यहां पे क्या 14 में दिखा हुआ दिखता है आपको 7, तो ये आंसर हो सकता है, एक ही पॉसिबल है बी ऑप्शन, खत्म सवाल, कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए अगर इसको मेथड से बनाना तो भी आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड नहीं 1 सेकंड। स्क्वायर की साइड 8 है, सर्कल की जो रेडियस होगी, जो छोटू सर्कल है इसकी रेडियस होती है a/16, स्क्वायर की साइड का 1/16 पार्ट, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर। तो छोटू सर्कल की जो रेडियस है ये 1/2 सेंटीमीटर है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू 1/4, कितना आ गया आंसर 11/14, 11/14, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की, बहुत आसान। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 21, ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ABCD जी स्क्वायर, ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक साइड 1 सेंटीमीटर है, तो ये साइड कितनी होगी भाई आपकी 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। फाइंड द रेडियस स्मॉलर सर्कल, आपसे स्मॉलर सर्कल की रेडियस पूछी है, यही सवाल है। ABCD एक स्क्वायर है, उसके A को सेंटर मान के क्वाड्रेंट खींचा है, B को सेंटर मान के दूसरा क्वाड्रेंट खींचा है, और यहां पे एक सर्कल डाल दिया, यहां पे एक सर्कल डाल दिया, फिर एक हमने दूसरा सर्कल और डाल दिया है इस तरीके से, जो क्वाड्रेंट और सर्कल के बीच में पिस रहा है। ये जो क्वाड्रेंट है ना ACB, और ये जो सर्कल है जो मुस्कुरा रहा है इसके बीच में है, और टेंजेंट को भी टच कर रहा है, स्क्वायर की साइड AD को भी टच कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस मुस्कुराते हुए सर्कल पे फोकस करते हैं। क्यों मुस्कुरा रहा है, क्योंकि इसको अपनी रेडियस पता है आसानी से, कि यदि किसी स्क्वायर की साइड A हो, मैं इस तरीके से क्वाड्रेंट खींचूं और यहां पे सर्कल डाल दूं, चाहे यहां पे चाहे यहां पे, उस सर्कल की जो रेडियस होती है वो a/6 होती है। सर्कल स्क्वायर की साइड का 1/6 पार्ट, स्क्वायर की साइड 1 सेंटीमीटर है, तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी बेचारे की वो 1/6 सेंटीमीटर जाएगी। कितना जाएगी 1/6, 1/6 सेंटीमीटर होगी सर्कल की रेडियस। बट आपको तो ये निकालना है, मुझे तो पता है कि इस सर्कल की रेडियस 1/6, आपको तो इसकी निकालिए। मैंने अगर आपको यहां पे ध्यान से दिखाना चाहूं तो अगर ये क्वाड्रेंट है, इसको ऐसे देखो तो ये एक सर्कल ही तो है। आपको यहां पे 2 सर्कल दिखाई देंगे, 1/6 रेडियस वाला और एक रेडियस वाला। देखिए ये तो 1/6 वाला हो गया, और एक आपका ये बड़ा सर्कल है, ये क्वाड्रेंट जो दिख रहा है जिसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। भाई क्वाड्रेंट की रेडियस सर्कल की साइड, स्क्वायर की साइड के बराबर 1 है। इनकी ये देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है क्या, स्क्वायर की साइड ये वाली AD, और इनके बीच में छोटू सर्कल इस तरीके से पिस रहा है, यही तो बात है। तो आपको क्या पता नहीं कि छोटू सर्कल की रेडियस कैसे निकालते हैं। छोटू सर्कल की रेडियस निकालने का जो तरीका है मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि क्या हम यहां पे यूज करते हैं। छोटू सर्कल की रेडियस निकालने का हम यूज करते हैं 1/√r बराबर 1/√r1, मतलब क्वाड्रेंट की रेडियस 1 प्लस
अदर छोटू सर्कल की रेडियस ये वाली कितनी है, √1/6। ये तरीका आएगा एक ही लाइन में, आसान है चीज। क्लियर, कोई समस्या इसमें किसी को? सो 1/√r बराबर 1 + √6। देखिए 1/√6 है ना, ऊपर चौंक जाएगा √6। सो यहां से √r बराबर कितना आ जाएगा, 1/√6 + 1। क्लियर, कोई समस्या? अगर मैं देखिए सबसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रखा है तो मैं ऊपर नीचे √6 + 1 का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो √6 - 1 बटे √6 + 1 इंटू √6 - 1 यानी कि 6 - 1 यानी कि 5। ये आ जाएगा √r। आपसे पूछिए रेडियस तो दोनों तरफ से स्क्वायर करना पड़ेगा, तो r बराबर √6 - 1 का होल स्क्वायर यानी कि 7 - 2 √6 बटे 25। 5 का स्क्वायर 25। स्मॉल r कितना आ जाएगा, 7 - 2 √6 बटे 25 यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्लियर, कितना समय लगा इसको सॉल्व करने में? बिल्कुल भी समय नहीं लगना है आपको, बहुत ही आसान सवाल था। स्मॉल r बराबर 7 - 2 √6/25। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 22 बहुत ही आसान है। इन द गिवन फिगर ABCD जिस स्क्वायर ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर। दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है जिसकी साइड है 16 सेंटीमीटर। क्लियर, एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज A1। बिगर सर्कल का एरिया A1 है, छोटू सर्कल का एरिया A2 है। तो A1 और A2 का डिफरेंस बताना है। मैंने आपको बता रखा है कि यदि इस तरीके से आपके पास कोई स्क्वायर हो, स्क्वायर में दो क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके से हों, समझ सकते हैं, और दोनों क्वाड्रेंट में एक सर्कल हम यहां पे डाल दें और एक सर्कल हम यहां पे डाल दें। हमने एक सर्कल ये डाल दिया, हमने एक सर्कल ये डाल दिया। दोनों सर्कल की रेडियस आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको स्क्वायर की साइड स्मॉल ए दे रखी है तो मोटू सर्कल जो है गोल मटोल, इसकी रेडियस क्या होगी, 3a/8। और छोटू सर्कल जो है बेचारा पिचका हुआ, इसकी रेडियस कितनी होगी, a/16। आसानी से निकाल सकते हो। यहां पे स्क्वायर की साइड दे रखी है a/16, तो मोटू सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, सॉरी स्क्वायर की साइड दे रखी है 16, मोटू सर्कल की रेडियस 3 × 16/8 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल की रेडियस कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। छोटू सर्कल पीला विला, इसकी रेडियस r बराबर a/16 यानी कि 1 सेंटीमीटर। रेडियस मुझे पता है, दोनों के एरिया का डिफरेंस पूछा है। मोटू सर्कल का एरिया 36 पाई, छोटू सर्कल का एरिया पाई, डिफरेंसेस 35 पाई। बी ऑप्शन। क्लियर, कोई समस्या इसमें किसी को? आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल नंबर 23। यस, सवाल नंबर 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, समझना है। ABCD जे स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, दिखाई दे रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया क्या है? अब उसमें दो क्वाड्रेंट खींचे हैं इस तरीके से, और PQRS क्या बना दिया गया है, एक स्क्वायर बना दिया। PQRS क्या बना दिया गया है, एक स्क्वायर बना दिया गया है। ये चारों साइड क्या दिए, आपस में आपको इक्वल दिए। तो आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछा है, अल्टीमेटली आपसे स्क्वायर का एरिया पूछा है। जो छोटी स्क्वायर है PQRS, और छोटी स्क्वायर का एरिया तभी निकलेगा जब आपके पास इसकी क्या हो, साइड हो। PQRS की क्या हो, साइड हो। तो साइड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा मैंने बोला है किस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसके लिए चाहिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने सपोज स्क्वायर की साइड को 2a मान लिया, तो ये हो गया स्क्वायर की साइड 2a। 2a मैंने क्यों माना ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये माना मैंने स्क्वायर की साइड 2a, तो ये PQ, ये भी स्क्वायर की साइड 2a हो गई, 2a। अच्छा, सभी लोगों को पता है कि स्क्वायर ABCD की साइड कितनी दे रखी है, 10। तो A से B तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10। A से B तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 है। और PQ 2a है, तो बाकी बचा खुचा पोर्शन बचा कितना, 10 - 2a बचा। मुझे बताओ जरा, 10 - 2a बचा। अगर मैंने स्क्वायर PQRS की साइड 2a मानी, AB 10 है और ये PQ 2a, तो बाकी बचा कुचा लेंथ मटेरियल कितना बचा, 10 - 2a। सभी को पता है कि ड्यू टू सिमेट्री जो लेंथ AP की होगी वही लेंथ QB की होगी, जो लेंथ AP की होगी वही लेंथ QB की होगी। तो 10 - 2a टोटल है, तो ये भी हाफ यानी कि कितना होगा, AP 5 - a। AP यहां से यहां तक कितना होगा, 5 - a।
और क्यूब ये भी यहां से यहां तक कितना जाएगा आपका 5 माइनस ए, और सवाल खत्म। क्योंकि मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख चुका है, अगर मैं ए से आर को इस तरीके से मिला दूं तो ये एंगल कितना जाएगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल ए क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल ए क्यू आर पे गौर करना, ये हो गया आपका ए क्यू आर एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। दिख रहा है सभी को? यहां पे स्क्वायर की ये जो साइड है 10 है, तो क्वाड्रेंट जो बन रहा है ए से आर तक क्वाड्रेंट की रेडियस है वो भी 10 ही होगी। क्यू आर क्या है? स्क्वायर की साइड यानी कि 2a है, आपको पता है हमने 2a मानी थी। ए से क्यू तक क्या है? ए से क्यू तक ये डिस्टेंस है 5 माइनस ए प्लस 2a, 5 माइनस ए प्लस 2a यानी कि 5 प्लस ए, कितना है 5 प्लस ए। कोई दिक्कत? चलिए इससे पाइथागोरस लगाएंगे तो 5 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर बराबर बराबर कितना होगा 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। यही बात है, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? मुझे देखने पे, ऑप्शन देखने से पे पता लगता है कि सारे के सारे आंसर फुल स्क्वायर है, सारे के सारे आंसर तो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जो स्क्वायर है पी क्यू आर, इसकी साइड भी इंटीजर आनी चाहिए। अगर साइड इंटीजर है, स्मॉल ए की वैल्यू इंटीजर है, तो यहां पे ट्रिपलेट सेट होना चाहिए। और 10 को देख के मेरे दिमाग में तो एक ही ट्रिपलेट आता है 6, 8, 10। अगर 6, 8, 10 ट्रिपलेट आता तो मैं देखने की कोशिश करता हूं इसको क्या सेटिस्फाई करता है। अगर मैं हिट एंड टर्ल से देखूं 5 प्लस समथिंग और 2a, तो मैं अगर a बराबर 3 पुट करूं हिट एंड टर्ल से, सो 5 प्लस 3 यानी कि 8 स्क्वायर, 2 इंटू 3 यानी कि 6 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर और बराबर सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन मुझे पता चल गया कि a की लेंथ 3 है, a की लेंथ 3 है, तो ये जो स्क्वायर है पी क्यू आर एस, इसकी साइड कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। भाई स्क्वायर की साइड तो 2 है ना, तो स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो स्क्वायर का एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जाएगा। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? बहुत आसान था सवाल। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, सवाल नंबर है आपका 24 एंड सवाल नंबर 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक स्क्वायर दिखा गया है जिसकी साइड कितनी है 28 सेंटीमीटर है, साइड है 28। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ शेडेड रीजन ए एंड बी। ठीक है, और आपसे ए और बी रीजन का एरिया का डिफरेंस पूछा है। अब यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि यहां पे डायरेक्ट एरिया नहीं पूछा, यहां पे एरिया का डिफरेंस पूछा है, दो रीजन के एरिया का डिफरेंस पूछा है। और ऐसा वो क्यों करना चाहता है? क्योंकि आपको वो कैलकुलेशन आसान देना चाहता है। अब समझना ध्यान से, कैसे करेंगे इस सवाल को। आपको स्क्वायर पी क्यू आर एस दिखाई देता है, दो क्वाड्रेंट, एक पी को सेंटर मान के, क्यू को सेंटर मान के हमने खींचे हैं। स्क्वायर की साइड पी क्यू पे हमने सेमी सर्कल भी खींचा है, अर्धवृत्त भी खींचा है। क्लियर है? और इस तरीके से अरेंजमेंट है। ये एरिया ए है, ये एरिया बी है, आपसे ए माइनस बी पूछा है। तो जब भी एरिया के डिफरेंस वाला सवाल आए, हम आपको आगे जाके 2-3 सवाल और कराएंगे, तो एक कॉमन रीजन और मान लीजिए जो आपको आसानी दे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सपोज मैंने इस रीजन को एक्स मान लिया, सपोज हमने इस रीजन को एक्स मान लिया कि ये जो रीजन है पीबीएस, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है मैंने इसको क्या मान लिया? एक्स मान लिया। देख सकते हैं इस पे मैंने रेड रेड किया, इस रीजन को मैंने एक्स मान लिया। क्लियर है? तो दिस रीजन इज कैपिटल एक्स। कोई समस्या इसमें किसी को? ये एरिया क्या है आपका? कैपिटल एक्स। क्लियर? सिंपल सा था। नाउ अगर मैं यहां से a प्लस एक्स निकालना चाहूं या फिर मैं यहां से x प्लस ए निकालना चाहूं, x प्लस ए, तो बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं यदि मैं क्वार्टर सर्कल, ये जो है आपका SQP, ये जो क्वार्टर सर्कल है SQP, इसके एरिया में से माइनस कर दूं सेमी सर्कल का एरिया, हो जाएगी, बात बन जाएगी। तो क्वार्टर सर्कल का जो एरिया है वो क्या है? देखो स्क्वायर की साइड 28, तो क्वार्टर सर्कल की रेडियस भी 28, तो क्वार्टर सर्कल का एरिया जाएगा पाई इंटू 28 स्क्वायर बाई 4, और उसमें से सेमी सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। सेमी सर्कल की जो डायमीटर 28 है तो रेडियस 14 होगी, तो सेमी सर्कल का एरिया पाई इंटू 14 स्क्वायर बाई 2,
ये हो जाएगा पाई इंटू 14 स्क्वायर बाई 2। क्लियर? ये आ जाएगा आपका x प्लस ए। कोई समस्या इसमें ना? अगर मैं x प्लस बी निकालना चाहूं तो x प्लस बी कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। अगर ये स्क्वायर पी क्यू आर एस के एरिया में से मैं एक क्वाड्रेंट पी आर क्यू का एरिया माइनस कर दूं, ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, यदि इसमें से मैं क्वाड्रेंट का एरिया ये माइनस कर दूंगा तो आपका क्या बचेगा, ये x प्लस बी तो बचेगा, x प्लस बी। सिंपल सा है। तो अगर मैं x प्लस बी निकालना चाहूं तो कैसे आएगा, x प्लस बी बराबर, x प्लस बी बराबर स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की साइड 28 है तो स्क्वायर का एरिया यानी कि 28 स्क्वायर, इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्वाड्रेंट ये पी क्यू आर का एरिया। क्वाड्रेंट की रेडियस क्या है, स्क्वायर की साइड यानी कि 28, यानी कि पाई इंटू 28 का होल स्क्वायर बाई 4। क्लियर? सिंपल सी बात है। हमको पूछा इस क्वेश्चन में a माइनस बी, तो यही मेरे लिए एक आसान चीज है कि यदि मैं इसको घटा दूं, x प्लस सी में से x प्लस बी को घटा दूं तो बचेगा क्या भाई, आपका a माइनस बी बचेगा। बचेगा क्या आपका a माइनस बी। देखिए पाई इंटू 28 स्क्वायर बाई 4 माइनस का पाई 28 स्क्वायर बाई 4, ये तो ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि हम घटा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 28 स्क्वायर बाई 2। सिंपल सी बात है भाई। देखिए माइनस का पाई 14 स्क्वायर बटे 2, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, पाई इंटू 14 स्क्वायर बाई 2, और ये माइनस का 28 स्क्वायर यानी कि 784, ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 784। क्लियर है? चलिए अब देखिए, यदि किसी सर्कल की रेडियस 7 हो तो एरिया 154, तो पाई इंटू 28 स्क्वायर कितना आता है, 154 इंटू 16, 154 इंटू 16, 16 बटा 2 यानी कि 8 हो जाएगा, माइनस सर्कल की रेडियस यदि 14 हो तो एरिया कितना आएगा, 154 का 4 गुना 154 इंटू 4, 4 बटे 2 आपका 2 हो जाएगा, और माइनस 784। क्लियर है? एग्जैक्ट मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं। देखिए 154 और यहां पे इंटू 8 है, यहां पे इंटू 2 है, तो कॉमन लेंगे 154, तो 8 माइनस 2 कितना बचेगा आपका 6, इसमें से माइनस कर देंगे हम 784, यानी कि 924, 15 154 इंटू 6, 924 में से माइनस करेंगे 784, 784, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 140, 140। कैलकुलेशन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। तो आपके रीजन ए और रीजन बी का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 140। सो बहुत आसान सवाल था। तो जब भी यदि आपको इस तरीके से एरिया के डिफरेंस वाला सवाल आए तो कॉमन रीजन एक्स वगैरह मान के और अब बिना कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर सकते हो। क्लियर है भाई? कोई समस्या इसमें किसी को? आसान था। सवाल नंबर 25। हाँ, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है स्क्वायर पे, ध्यान से समझना। ए स्क्वायर WXYZ हैज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल WMN इंस्क्राइब्ड इन इट एज सोन। आपके पास एक वर्ग है WXYZ, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है WMN। तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल WXM ट्रायंगल के एरिया का ट्रायंगल MYN के एरिया से रेशियो बताइए। देखते ही आंसर हम तो बता सकते कि इसका आंसर 1/2 है बिना कुछ भी सॉल्व करे। क्लियर? ध्यान से समझना कैसे। सपोज मैंने आपको थ्योरी बताई थी जब मैंने आपको स्क्वायर पढ़ा था, अगर आपको याद हो कि अगर आपके पास सपोज एक स्क्वायर है, अगर आपके पास एक स्क्वायर है और एक वर्ग है, और मैं इसके अंदर एक, ये जैसे स्क्वायर है सपोज आपका ABCD, अगर मैं इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाऊं इस तरीके से कि ट्रायंगल का एक वर्टेक्स स्क्वायर एक वर्टेक्स के करस्पॉन्डेंस हो, तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल बनाया, तो आपको तीन ट्रायंगल और नजर आएंगे। एक तो ये कॉर्नर पे x, एक ये y और ये z, 3 ट्रायंगल अलग नजर आएंगे। यहां पे 2 ट्रायंगल आपके ऐसे होंगे जो स्क्वायर की कंप्लीट साइड को होल्ड करेंगे, जैसे यहाँ पे ये y स्क्वायर की कंप्लीट साइड को कवर करता है, ये एक्स स्क्वायर की कंप्लीट साइड को कवर करता है। तो इन दोनों ट्रायंगल के जो एरिया का सम है यानी कि x प्लस वाई, वो बराबर होगा थर्ड ट्रायंगल यानी कि एरिया z के, और एरिया z वो ट्रायंगल होगा जो स्क्वायर की किसी भी साइड को पूरी तरीके से कवर नहीं करता। तो x प्लस वाई बराबर z होता है, ये हमने आपको बताया था। बताइए कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की, किसी को? क्लियर है? ठीक है, चलिए
आप ध्यान से समझना, यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है कि स्क्वायर ये WXYZ है, इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती है, बराबर होती है। तो आपको यहां पे ये जो दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम नहीं है? जरा बताना मुझे, कैसे सर्वांगसम नहीं है? स्क्वायर की साइड WX जो है, स्क्वायर की साइड WZ के बराबर है। क्लियर है? कोई समस्या? दोनों ही ट्रायंगल यहां पे राइट एंगल है, ये ट्रायंगल भी राइट एंगल है, ये ट्रायंगल भी राइट एंगल है, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड WM, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड WN। तो RHS की प्रॉपर्टी से हाइपोटेन्यूज भी बराबर है, एक साइड भी बराबर है, 90 डिग्री का एंगल भी बराबर है। तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम। अगर दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे तो यदि इस ट्रायंगल का एरिया 1 तो इस ट्रायंगल का एरिया भी 1, और ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना जाएगा आपका? 2 जाएगा इन दोनों के सम के बराबर। और रेशियो कितना आ गया इनके एरिया का? 1:2। क्लियर? खत्म सवाल। सो इतना सा सवाल था ये, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं अप्रोच करना चाहते तो फिर कैसे करोगे? ध्यान से समझना। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो कैसे करोगे? तो भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल भाई कितने डिग्री का जाएगा आपका? 60 डिग्री का जाएगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री का जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल मुझे पता है कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 60 है तो पूरा 90, W एंगल पूरा 90, तो ये एंगल कितना बचा आपका? बताना जरा। 15 डिग्री का। दिस एंगल इज 15 डिग्री एंड दिस एंगल आल्सो 15 डिग्री। 15 डिग्री बचेंगे। क्लियर है? ये 15 डिग्री है, ये 90 है, ये 75 डिग्री है। और 15, 75, 90 का कॉम्बिनेशन में आपको बता चुका हूं कि यदि 15 डिग्री के सामने √3 - 1 यूनिट हो तो 75 डिग्री के सामने √3 + 1 यूनिट होता है, और 90 डिग्री के सामने 2√2 यूनिट होता है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? 2√2 यूनिट होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? कितना होता है? 2√2 यूनिट होता है। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अब यहां पे ध्यान से समझना कि अगर ये तुम्हारा √3 + 1 है, ये √3 है, ये 2√2 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2√2 है, तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल की इस साइड MN ये भी तो 2√2 यूनिट होगी, ये भी तो 2√2 यूनिट होगी। ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। 75, 60, ये एंगल कितने का है आपका? 45। तो ये भी 75, 60, ये एंगल भी कितना है? 45। तो 90, 45, 45 ट्रायंगल है। आसानी से देख सकते हैं भाई, ये 75 डिग्री का, ये 60 का, 45 बचा। ये भी आपका कितने का है? 75 का, 60 का, 45 बचा। तो 90 के सामने 2√2, सो 45 के सामने ये कितना जाएगा आपका? 2 यूनिट। 45 डिग्री के सामने ये कितना जाएगा आपका? 2 यूनिट। क्लियर है? बताना जरा मुझे, कितना जाएगा ये आपका? 2 यूनिट। क्लियर? सिंपल सी बात है, ठीक। चलिए अब समझना ध्यान से, अब समझना ध्यान से। यदि आप इसको यहां पे गौर से देखिए, यदि आप ये जो ट्रायंगल है WXM, ट्रायंगल WXM, ये जो ट्रायंगल है WXM, इसकी बात करो, इसका एरिया जो होगा वो कितना जाएगा? 1/2 √3 + 1 इंटू √3 - 1, यही जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। इसका एरिया कितना जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 2 × 2, 2 × 2। पूछा क्या है आपसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल WXM टू एरिया ऑफ ट्रायंगल MYN, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का समी तो पूछा है। क्लियर है भाई? कोई डाउट इसमें? तो बहुत आसान है ना। अगर देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, √3 + 1 इंटू √3 - 1, 3 - 1 2 हो गया, और 2/4 आंसर कितना आ गया? अगेन 1/2। तो यहां से भी आंसर आपका 1/2 आना है, फर्स्ट ऑप्शन। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से अप्रोच कर सकते थे, कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं था। ठीक है, चलिए अब करेंगे हम, पहले अपने रेक्टेंगल पे मूव करेंगे, और रेक्टेंगल के बारे में पहले हम जानते हैं कुछ छोटी मोटी बातें, देन हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए रेक्टेंगल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं, और मैंने ज्योमेट्री में रेक्टेंगल पे 50-60 सवाल भी कराए हैं, आपने देखे होंगे। और वहां पे मैंने मेंसुरेशन के भी बहुत सारा पोर्शन इंक्लूड किया था। एक बार मैं सारी चीजों को फिर से मगअप कर रहा हूं, और जो मेंसुरेशन से रिलेटेड चीजें हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। रेक्टेंगल होता क्या है, तो मैंने आपके सामने बनाया है ये एक क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज।
आपके सामने यदि कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी आमने सामने की साइड बराबर हो, यानी कि ए बी बराबर सी डी एंड बी सी बराबर ए डी, आमने सामने की साइड इक्वल हो, यानी कि क्या है ये पैरेललोग्राम, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें आमने सामने की साइड तो बराबर होंगी ही, लेकिन प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो। ईच एंगल इज 90 डिग्री, प्रत्येक एंगल क्या हो 90 डिग्री का, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, तो वो होता है आपका रेक्टेंगल आयत, सभी को पता है। अगर मैं रेक्टेंगल की लंबाई को स्मॉल एल मानता हूं और मैं रेक्टेंगल की चौड़ाई को स्मॉल बी मानता हूं, तो यदि हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर या परिमाप की बात करें तो पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्रीज। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्रीज, सारी बाउंड्री का सम कर दीजिए, एल प्लस बी प्लस बी, यानी कि 2l प्लस 2b, तो रेक्टेंगल का परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। क्लियर है भाई, कोई समस्या? अगर हम रेक्टेंगल के एरिया या फिर क्षेत्रफल की बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि एल इंटू बी। क्लियर है, सिंपल सी बात है। रेक्टेंगल के दो डायगोनल होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को इस तरीके से मिला दीजिए, ए से सी और बी से डी, और ये विकर्ण एक दूसरे को पॉइंट ओ पे काटते हैं। तो सभी को पता है कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल जो होते हैं ए सी और बी डी वो लेंथ में इक्वल होते हैं। ये एल है, ये बी है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से दोनों डायगोनल की लंबाई कितनी आएगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई आपकी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, ये सिंपल सी बात है। आपको यहां पे 4 ट्रायंगल देखने को मिलेंगे, ट्रायंगल एओबी, ट्रायंगल बीओसी, ट्रायंगल सीओडी, ट्रायंगल एओडी। अगर आप इसमें आमने सामने के ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल एओबी, ट्रायंगल सीओडी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे भाई, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इक्वल है ही, और यहां पे ये लंबाई एल, ये लंबाई एल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको पता है एओ की लेंथ बराबर हो जाएगी ओसी की लेंथ के, यानी कि एओ बराबर ओसी, और आपके ओबी की लेंथ इक्वल हो जाएगी आपकी ओडी की लेंथ के, बराबर ओबी बराबर ओडी, यानी कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट या फिर समद्विभाजित करते हैं। क्लियर है, यहां पे हमने सामने की ये दो ट्रायंगल हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो यदि इसका एरिया 1 है, इसका एरिया भी 1 है, इसका एरिया भी 1 होगा, इसका एरिया भी 1 होगा, तो इस तरीके से रेक्टेंगल के जो डायगोनल है रेक्टेंगल को 4 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। ये बात भी सभी को पता है, सिंपल सी बात थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे ध्यान से। सपोज ये आपका एक ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ये हो गया आपका एक रेक्टेंगल ए बी सी डी। क्लियर है, और मैंने सेम ये रेक्टेंगल बना दिया आपका एक दूसरा ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये बना दिया हमने ए बी सी डी। क्लियर, कोई समस्या इसमें किसी को? अगर ये तुम्हारी रेक्टेंगल की चौड़ाई ये सॉरी लंबाई ए बी है, मैंने यहां पे इस तरीके से ट्रायंगल बना दिया, कोई रैंडम पॉइंट लेके ट्रायंगल ए पी बी, और मैंने यहां पे एक ट्रायंगल बना दिया साइड ए डी पे इस तरीके से एक पॉइंट लेके, ये क्यू। क्लियर है, तो क्या मुझे बताना ये जो आपके ट्रायंगल एपीबी का एरिया है ये पूरे रेक्टेंगल एबीसीडी के एरिया का हाफ होगा कि नहीं? कि अगर मैं रेक्टेंगल की लंबाई को थोड़ी देर के लिए एल मानता हूं, चौड़ाई को मैं बी मानता हूं, तो राइट इस ट्रायंगल का एरिया कितना जाएगा 1/2 बेस एल और हाइट बी, यही जाएगा। क्लियर है, अगर मैं ट्रायंगल ए क्यू डी के एरिया की बात करूं तो बेस इस ट्रायंगल का बी होगा, पर हाइट इसकी कितनी हो जाएगी एल, तो इस ट्रायंगल ए क्यू डी का एरिया भी कितना जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 बी इंटू एल। क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी को? तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल एपीबी और ये जो ट्रायंगल एडीक्यू, ट्रायंगल ये एपीबी और ये जो ट्रायंगल एडीक्यू है, दोनों ही ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, आपस में बराबर होगा,
और आपके कंप्लीट रेक्टेंगल, हाफ ऑफ रेक्टेंगल ABCD, पूरे आयत ABCD के एरिया का हाफ होगा, पूरे आयत ABCD के एरिया का हाफ होगा। क्लियर है? साथ साथ में मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आपका ट्रायंगल APB का एरिया पूरे रेक्टेंगल के एरिया का हाफ है, तो ये जो रिमेनिंग एरिया आपका बचा, ये जो रिमेनिंग एरिया बचा जिसपे हम प्लस के साइन बना रहे हैं, ये भी पूरे रेक्टेंगल के एरिया का हाफ बचेगा। ये जो आपका रिमेनिंग एरिया होगा ये भी पूरे रेक्टेंगल के एरिया का हाफ बचेगा। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को? तो ये अगर मैं यहां पे बना देता हूं आपका इस तरीके से, ये मैं कांटे कांटे बना देता हूं, ये जो एरिया है ये भी पूरे रेक्टेंगल के एरिया का क्या बचेगा, फिर हाफ बचेगा। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को? ठीक, कोई डाउट? इसी पे मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, समझते रहना कि सपोज आपके पास एक ये रेक्टेंगल है, ये हो गया आपका रेक्टेंगल ABCD, आपका हो गया ये रेक्टेंगल ABCD। ठीक है भाई, कोई समस्या किसी भाई को? हमने यहां पे इसके पॉइंट ले लिए 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, कोई दिक्कत? और हमने इसको यहां पे इस तरीके से मिलाया है, मिल गया आसानी से। क्लियर है भाई? यहां में हमने इसके पॉइंट ले लिए 1, 2, 3 और ये 4। क्लियर? और यहां पे हमने आपको इसको इस तरीके से मिलाया है, मिला दिया। कोई डाउट इस पे? तो मैं यहां पे नाम दे रहा हूं, ये ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल PQR। ठीक है, और ये ट्रायंगल है आपका STU। क्लियर है भाई? कोई समस्या इसमें किसी भाई को? तो आपको बताना है ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल STU के एरिया का रेशियो, इनके एरिया का रेशियो बताना है। सिंपल सा सवाल है, पेपर में आ सकता है, प्री लेवल का क्वेश्चन है। आपको ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल STU, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो बताना है, क्षेत्रफल बताना है। ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल STU के एरिया का रेशियो। क्लियर? सिंपल सा है। अगर मैं देखो कि सपोज मैंने रेक्टेंगल की लंबाई को देखो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो ये मान लिया मैंने रेक्टेंगल की ये जो है ये लंबाई 1, 1, 1, 1, 4 होगी, मैंने लंबाई को 4 मान लिया। देखो चौड़ाई को 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चौड़ाई मैंने 7 यूनिट मान ली। सिंपल सा था, वर्बली होने वाला सवाल था। अगर आप ट्रायंगल PQR के एरिया की बात करोगे तो 1/2, बेस कितना है भाई उसका, ये 1 पार्ट है, और यदि मैं उसकी हाइट की बात करूं तो 4 पार्ट है। कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। अगर मैं ट्रायंगल STU के एरिया की बात करूं तो इसका बेस कितना है, ये बेस है आपका 1 पार्ट, और इसकी हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट कितनी है, 7 पार्ट। सो 1/2 से 1/2 कटेगा, क्या आ जाएगा इनके एरिया का रेशियो, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल STU के एरिया का रेशियो 4:7, 4:7। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? आप देख सकते हैं 1/2, ये आपका 1 पार्ट है, और ये पूरा कितना हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3, 4, ये 1 है। पूरी हाइट कितनी आपकी 7, क्योंकि 7 पार्ट में डिवाइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1/2, 1 into 7। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:7। बहुत ही आसान सवाल था और बहुत ही इजी था ये। ठीक है, चलिए प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं एकदम। सपोज मैं आपके सामने एक और ये रेक्टेंगल बनाता हूं, एक आयत बनाता हूं। मैंने इस पे सवाल भी डाले हैं, 15-20 सवाल के आसपास हैं, जो मेंसुरेशन में आपको कराऊंगा रेक्टेंगल पे। ABCD एक रेक्टेंगल है, मैंने इसकी साइड AB को डायमीटर मान के, एक सेमी सर्कल खींच दिया, और वो सेमी सर्कल कुछ इस तरीके से गया। हमने साइड AB को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल खींच दिया, वो सेमी सर्कल इस तरीके से गया कि वो साइड CD को P पॉइंट पे टच करता है, कोई समस्या? और ये रेक्टेंगल की लंबाई को मान लिया मैंने, ये सपोज L है, रेक्टेंगल की लंबाई L है, कुछ भी हो सकती है। तो क्या मुझे बताइए कि अगर मैंने AB को डायमीटर मान के ये खींचा है सेमी सर्कल, तो इस सेमी सर्कल का जो सेंटर है O,
क्या ये इसका मिड पॉइंट नहीं होगा? मिड पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो अगर मैं सेमी सर्कल की रेडियस की बात करूं तो AO बराबर BO बराबर सेमी सर्कल की रेडियस कितनी जाएगी आपकी? L/2। कितनी जाएगी आपकी? L/2। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सेमी सर्कल की रेडियस कितनी जाएगी? L/2। ये सेमी सर्कल का सेंटर है, ये सरकमफेरेंस पे कहीं कहीं पॉइंट है P, ये पॉइंट P साइड CD को भी टच कर रहा है। हमने पॉइंट P से पॉइंट O को मिलाया, कुछ इस तरीके से मिला सकते। तो ये जो होगा ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का। ऑब्वियसली बात है, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है इसकी फिर चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? क्या इसकी चौड़ाई L/2 नहीं होगी? रेक्टेंगल की लंबाई का हाफ L/2 नहीं होगी? ध्यान से समझना, कोई समस्या इसमें? O से P तक भी सेमी सर्कल की रेडियस ही है L/2। AO भी सेमी सर्कल की रेडियस, OB भी सेमी सर्कल की रेडियस, OP भी सेमी सर्कल की रेडियस, जो कि रेक्टेंगल की लंबाई का हाफ है L/2। O से B तक भी कितना है? L/2। P से C तक भी कितना है? L/2। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि आपको यहां पे दो स्क्वायर देखने को मिल रहे हैं, AOPD, AOPD, AOPD एंड दूसरा स्क्वायर BOPC, BOPC। ये दोनों क्या हो गए? स्क्वायर। कैसे? 90 90 90 90 90 90, प्रत्येक एंगल 90 तो है ही। L/2 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 साइड L/2 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 दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हैं विद L/2 साइड। क्वाड्रिलेटरल AOPD एंड BOPC बोथ आर कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स। दोनों क्या हैं? एकदम सेम टू सेम वर्ग हैं, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स हैं, ठीक है, विद साइड L/2, विद साइड L/2। साइड L/2 के दोनों क्या बनेंगे? आपके हमेशा स्क्वायर बनेंगे। और अगर ये स्क्वायर बनेंगे तो ध्यान से देखना, ये आपका O है सेंटर, ये आपका सेंटर O है। अगर ये सेंटर O है तो ये क्या बनेगा? OPB क्या बन जाएगा? क्वाड्रेंट बन जाएगा। अगर मैं इस हिस्से को आपको निकाल के दिखाऊं, मैं आपको दिखा रहा हूं एक पोर्शन स्क्वायर OPCB का, OPCB का, इसमें ये एंगल 90 है और ये क्या बनेगा? फिर आपका क्वाड्रेंट बनेगा। सेमी सर्कल का आधा हिस्सा हो जाएगा, सर्कल के एक चौथा हिस्सा क्वाड्रेंट। अगर ये क्वाड्रेंट बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा, तो यहां पे बहुत सारे सवाल क्रिएट हो सकते हैं। मैंने आपको बताए भी हैं। यहां पे आप सर्कल डाल के भी सवाल बना सकते हो, एक और सर्कल डाल के यहां पे सवाल बना सकते हो। इन सर्कल्स की रेडियस कैसे निकालोगे? आप डायगोनल को मिला के इन सर्कल्स की रेडियस निकाल सकते हो। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? तो ये बहुत आसान था, ठीक है। यहाँ पे एरिया रिलेटेड सवाल भी बन सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। चलिए, ये सब बातें थी, आपको पता होनी चाहिए। चलिए, दूसरी बात मैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाता हूं। सपोज आपके पास एक ये रेक्टेंगल है ABCD, ABCD एक आयत है और इस आयत के अंदर एक पॉइंट है आपका P। इस आयत के अंदर ये पॉइंट है आपका P। इस पॉइंट P से मैंने चारों वर्टिसेस को मिलाया, A को, B को, हमने मिलाया है D को और हमने मिलाया है C को। ये मिलाया हमने, तो आपको चार ट्रायंगल दिखाई देते हैं। ये ट्रायंगल है 1, ये ट्रायंगल है 2, ये ट्रायंगल है 3, ये ट्रायंगल है 4। ये ट्रायंगल कितना है आपका 4। तो सभी को पता है कि यदि मैं रेक्टेंगल के अंदर कहीं कोई पॉइंट P ले लूं तो चार ट्रायंगल आपको दिखाई देंगे जो आमने सामने के जो ट्रायंगल होंगे, यानी कि ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2 का जो एरिया होगा वो बराबर होगा आमने सामने के ट्रायंगल के एरिया के सम के, यानी कि ट्रायंगल 3 प्लस ट्रायंगल 4 के एरिया के। 1 प्लस टी बराबर 3 प्लस 4। ये बात है, ये सभी को पता है। आसानी से मैं आपको वर्बली इसको प्रूफ भी करा दूंगा। अगर मैं रेक्टेंगल की लंबाई को L मानता हूं, रेक्टेंगल की चौड़ाई को मैं B मानता हूं, तो यदि मैं ट्रायंगल 1, शॉर्ट में बता रहा हूं, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 के एरिया की सम की बात करूं तो इसका बेस है L,
इसका बेस भी है L, दोनों ट्रायंगल का बेस L है, और मैं इन दोनों का एरिया जोड़ रहा हूं। इस ट्रायंगल की हाइट जाएगी ये डॉटेड ब्लू लाइन, और इस ट्रायंगल की हाइट जाएगी ये, और जब मैं एरिया जोड़ूंगा तो दोनों ट्रायंगल की टोटल हाइट क्या हो जाएगी आपकी B के बराबर, यानी कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 1/2 बेस L और टोटल हाइट B, यानी कि पूरे रेक्टेंगल के एरिया का हाफ हो गया। सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4 के एरिया के सम की बात करूं तो इसका बेस है स्मॉल b, इसका बेस भी है स्मॉल b। कोई समस्या इसमें किसी को? अगर मैं इस ट्रायंगल की हाइट की बात करूं तो ये है इस ट्रायंगल की हाइट, और इस ट्रायंगल की हाइट की बात करूं तो ये है इस ट्रायंगल की हाइट, और मैं दोनों ट्रायंगल के एरिया को सम करूंगा तो टोटल हाइट कितनी हो गई आपकी L। तो ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4 के एरिया का सम कितना होगा 1/2 B into L, जो कि इक्वल है। क्लियर? इस पे आपके सवाल बनते हैं काफी सारे। कोई समस्या इसमें किसी भाई को? ये बहुत आसान था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और एक इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज और देखना है आपको। सपोज मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपका ये रेक्टेंगल है ABCD, रेक्टेंगल ABCD, इसको प्रूफ करके नहीं बताने वाला हूं आपको, और मैं सेम रेक्टेंगल ले रहा हूं या कोई दूसरा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एक सेम रेक्टेंगल है ABCD, क्लियर है? दो अलग अलग मैंने रेक्टेंगल या आयत लिए हैं, यहां पे इसके अंदर कहीं कोई पॉइंट है P, उस पॉइंट P की जो चारों वर्टिसेस से दूरियां हैं वो ये हैं PA, PB, PD और ये हो गया आपका PC। ये मैंने रेक्टेंगल के इनसाइड पॉइंट लिया है। अगर मैं रेक्टेंगल के बाहर कहीं कोई पॉइंट ले लेता हूं P, रेक्टेंगल के बाहर पॉइंट ले लिया इस तरीके से P, इस पॉइंट P की चारों वर्टिसेस से दूरियां हैं, ये हो गया PA, ये हो गया PB, ये हो गया आपका PC और ये हो गया आपका PD। चाहे बाहर पॉइंट हो चाहे अंदर पॉइंट हो, डजंट मैटर। क्लियर है? तो इस पॉइंट P की जो आमने सामने की जो वर्टिसेस है पॉइंट P, ये A है और ये C है। पॉइंट P के आमने सामने की वर्टिसेस से जो दूरियां हैं PA और PC, उनके स्क्वायर का सम PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर होगा पॉइंट P के आमने सामने की वर्टिसेस क्या है B और D, इनसे दूरियों के स्क्वायर के सम, यानी कि PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ये ट्रू होगा दोनों ही केसेस में, इस केस में भी और इस केस में भी, चाहे पॉइंट P बाहर हो चाहे पॉइंट P अंदर हो, इट डजंट मैटर। PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। क्लियर है? ये सिंपल सी बातें थी, ये बहुत आसान चीजें हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई रेक्टेंगल से रिलेटेड, ऐसा कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा नई बात नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी सारी चीजें ये डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, चलिए इस पे सवाल तो ऐसे बहुत सारे टाइप के बन सकते हैं, हम उनको देखते रहेंगे। अब देखते हैं हम रेक्टेंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, समझना ध्यान से चीजों को। देखिए शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक क्वेश्चन से, और बहुत आसान बात है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान सवाल है। एक रेक्टेंगल का परिमाप देखो, वर्बली बताऊंगा, परिमाप दिया है 90 सेंटीमीटर, तो लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना है 90, तो लंबाई और चौड़ाई का सम कितना होना चाहिए 45, 45। लंबाई प्लस चौड़ाई शुड बी 45, 45। और रेक्टेंगल की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो रेक्टेंगल की लंबाई फिर कितनी बची 25। रेक्टेंगल की लेंथ है 25, रेक्टेंगल की ब्रेथ है 20, तो रेक्टेंगल का एरिया 25 गुणा 20 कितना आ गया 500। खत्म सवाल। आसान सवाल था एकदम प्री लेवल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 एसएससी मेंस 2017 का आसान क्वेश्चन में से है, और बहुत ही इजी सवाल है। हर सवाल टफ होता नहीं है, मात्र 15-20% सवाल ही आपके टफ होते हैं। PQR इज ए रेक्टेंगल इन विच PQ से QR का रेशियो 3:1, PR 10 सेंटीमीटर दिया है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है?
क्लियर। मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करता हूं, एक आयत बनाने की। सपोज ये आपका रेक्टेंगल है ABCD, PQ से QR, सॉरी ये तो PQR ऐसे रेक्टेंगल, तो ये हटा दीजिए। PQRS आपको रेक्टेंगल बनाना है, PQRS। PQ से QR का अनुपात 3:1, यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:1, यानी कि लंबाई 3x है तो चौड़ाई आपकी x है। PR 10, तो रेक्टेंगल का ये जो डायगोनल है PR, ये कितना दिया है आपको 10। आपसे पूछा है रेक्टेंगल का एरिया, ये 3x है और ये x है, तो पाइथागोरस थ्योरम से जो 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि 10x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10 स्क्वायर की। आप समझते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 10x स्क्वायर हो गया, बराबर डायगोनल का स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम देखिए 10 से आपका 10 कट गया, तो मुझे पता चलेगा कि x स्क्वायर की वैल्यू 10 है, x स्क्वायर की वैल्यू 10। अगर x स्क्वायर 10 है, आपसे पूछा रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो तो लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, यानी कि 3x इंटू x, यानी कि 3x स्क्वायर, और x स्क्वायर का मतलब 10 यानी कि 30। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन। क्लियर, सिंपल सा सवाल था। सवाल नंबर 28। The length of a rectangle is 4 meter more than the side of a square and breadth of the rectangle is 4 meter less than the side of the same square. The area of this square is 567. What is the area of rectangle? रेक्टेंगल का एरिया क्या है? तो आंसर हम देखते ही बता सकते हैं 551। वर्बली आंसर सॉल्व हो सकता है। कैसे हुआ? अगर मैं ये कहूंगी कि सपोज किसी स्क्वायर की साइड A है, अगर किसी स्क्वायर, किसी वर्ग की साइड A है और स्क्वायर का एरिया दिया है A स्क्वायर आपको 567, 567 ये दिया है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो स्क्वायर की साइड से 4 ज्यादा है, तो रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो A+4 होगी। और ये बोला कि रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो उसी स्क्वायर की साइड से 4 कम है, यानी कि A-4 है। तो रेक्टेंगल का एरिया बताओ। रेक्टेंगल का एरिया तो L इंटू बी होगा। क्या होगा रेक्टेंगल का एरिया? A+4 इंटू A-4, यानी कि A² -16, A+4 इंटू A-4, तो A² -16 हो गया। सिंपल सा सवाल। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो स्क्वायर के एरिया से 16 कम होगा, यानी कि 567 -16 यानी कि 551। करेक्ट आंसर। सिंपल सा वर्बली सोल्व होने वाला सवाल था। सवाल नंबर 29, बहुत ही आसान क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सेम। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर और इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर परिमाप समान है। आल्सो वन ऑफ द साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू साइड ऑफ ट्रायंगल। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द ट्रायंगल इज। देखिए बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि एक रेक्टेंगल है और एक है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों का पेरीमीटर सेम है, और रेक्टेंगल की एक जो साइड है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड के बराबर है, तो उनके एरिया का रेशियो बताओ। अच्छा, सबसे आसान क्या होता है कि मैंने रेक्टेंगल की एक साइड को 2 मान, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड को 2 मान लिया, तो आपको रेक्टेंगल की एक साइड भी 2 माननी पड़ेगी, और दूसरी साइड आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। तो अगर मैं रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करूं तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो 4 + 2L हो गया, और यदि मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात करूं तो 6 हो गया। तो यहां से रेक्टेंगल की जो लंबाई है 6 - 4 2/2 यानी कि 1 आ गई। रेक्टेंगल की लंबाई ये कितनी आ गई? 1। आप देख सकते हैं कि यहां पे पेरीमीटर 6 दोनों का बराबर है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड रेक्टेंगल की एक साइड के बराबर है। पूछा इनके एरिया का रेशियो। रेक्टेंगल के एरिया की बात करो तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि 2 × 1 कितना आ गया? रेक्टेंगल का एरिया 2। रेक्टेंगल का एरिया कितना आ चुका है आपका? 2। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की बात करो तो मुझे पता है ऑलरेडी कि यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3। तो रेक्टेंगल के एरिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कितना आ गया? 2/√3, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर जाएगा। क्लियर? सिंपल सा सवाल था, एक लाइन में वर्बली होने वाला।
सवाल नंबर 30 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से समझना है आपको। इन द गिवन फिगर PM इज 1/4 ऑफ PQ। आपके सामने दिखाया गया है ये एक रेक्टेंगल, और इसमें ये जो PM है वो PQ का 1/4 है। यानी कि अगर PQ की लंबाई 4 है तो PM की लंबाई 3 है। सॉरी, यदि PQ की लंबाई 4 है तो PM की लंबाई 1 है। तो जो MQ है, MQ कितना बचेगा फिर आपका 3। PQ 4 हो गया, PM 1 यूनिट हो गया। PN इज 3/5 ऑफ NS, और ये जो PN है ये आपके NS का 3/5 है। यानी कि यदि NS की लंबाई 5 है तो PN 3 है। ये हो गया रेशियो। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ PQRS। तो PQRS रेक्टेंगल का एरिया आपको बताना है। इफ द एरिया ऑफ PMRN इज 12.5, यदि PMRN ये जो फिगर है इसका एरिया 12.5 हो तो क्लियर। देखिए, अगर मैं यहां पे P से R को मिलाऊं, डायगोनल को मिला दूं, अगर मैं P से R को मिला दूं, डायगोनल को मिला दूं, अगर मैं P से R को मिला दूं, मैं डायगोनल को मिला दूं, तो मुझे एक चीज पता है, और वो भी क्या पता है कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल है, ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये जो डायगोनल होगा, रेक्टेंगल को 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। ये बात सभी को पता है। अगर मैं ट्रायंगल PSR के एरिया की बात करूं तो ये देखिए साइड PS है, 3:5 के अनुपात में बेस है, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी 3:5 जाएगा। यानी कि ट्रायंगल PNR और ट्रायंगल NSR का एरिया का रेशियो कितना जाएगा आपका 3:5। कितना जाएगा 3:5। समझते रहना हमारी बात को, 3:5 जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। दूसरी बात समझना, ये जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, इसका एरिया ट्रायंगल PSR के एरिया के बराबर होगा। देखिए ये कितना एरिया, 3 + 5 8 एरिया है, तो ये भी टोटल 8 एरिया ही होना चाहिए। लेकिन ये तो मुझे 1 + 3 4 दिख रहा है। यदि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये 2 हो गया और ये 6 हो गया। भाई 1:3 बोलो चाहे 2:6 बोलो, एक ही बात है ना। अगर आप ट्रायंगल PQR को ध्यान से देखो, बेस PQ है, 2:6 के अनुपात में बेस है, तो एरिया रेशियो कितना होगा 2:6 होगा। एरिया रेशियो भी कितना होगा ट्रायंगल PMR का और MQR का 2:6। ट्रायंगल PQR का एरिया देखिए 8 हो गया, ट्रायंगल PSR का एरिया देखिए 3 + 5 8 हो गया। वो हमको इक्वली करना था। सवाल खत्म। आपको दिया हुआ है ये जो PM और ये R और ये जो N, ये जो तिरछी सी फिगर है, इसका एरिया 12.5 है। कितना इसका एरिया 2 + 3 यानी कि 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू 12.5 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के बराबर। पूरे रेक्टेंगल PQRS का एरिया पूछा है, 8 + 8 16 यूनिट है, तो 16 यूनिट की वैल्यू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के बराबर। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, और ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है, सिंपल सा सवाल था और बहुत आसान था। नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 बैंकिंग के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बैंकिंग के पेपर में, जो पूछा गया है मेंसुरेशन से, वरना बैंकिंग में इतनी अच्छी नहीं आती मेंसुरेशन। देखेंगे ध्यान से। ओके, इन द फिगर देयर आर 2 रेक्टेंगल्स ABCD and DEBG, each of length 7 centimeter and width 3 centimeter. The area of shaded region in centimeter square is approximately what? कि बहुत अच्छा सवाल है। आपके पास एक रेक्टेंगल है आयत ABCD, आपके पास एक दूसरा रेक्टेंगल है DEBG। इस तरीके से रखे हुए, दोनों सेम रेक्टेंगल है, दोनों की लंबाई चौड़ाई बराबर है, 7 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। आपसे शेडेड एरिया पूछा है कि दोनों रेक्टेंगल के बीच में जो ऑक्यूपाइड जो कॉमन रीजन है ये क्या है, यही पूछा है। ध्यान से देखिए, अगर ये जो कॉमन रीजन की बात करूं तो एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये साइड जो है इसके पैरेलल है और आपको पता है ये साइड इसके पैरेलल है। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होती है, सो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो कॉमन रीजन है दोनों का एक पैरेललोग्राम है। आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट।
अगर मुझे ये बेस पता लग जाए कि पैरेललोग्राम का ये बेस क्या है, तो उसके ऊपर मुझे हाइट ऑलरेडी पता है कि पैरेललोग्राम की जो हाइट है दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी वो ये 3 सेंटीमीटर है। हाइट जो है वो ये 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो मेरा जो टारगेट है पैरेललोग्राम की क्या निकालना है, बेस निकालना है। मुझे यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, आप कोई भी सिमिलर ट्रायंगल ले सकते हो। मुझे यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर दिखाई देते हैं। कैसे सिमिलर दिखाई देते हैं? अगर मैं थोड़ी देर के लिए सपोज इस पॉइंट को P मान लूं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा भाई, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज 90 हो गया। तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए। कोई डाउट है इसमें? समझते हैं ना? दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? ये दोनों एंगल इक्वल है P। अगर सिमिलर है तो यहां पे एंगल P के सामने 3 सेंटीमीटर, यहां पे एंगल P के सामने GB ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो फिर तो मुझे ये पता चला कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों के दोनों सर्वांग सम ट्रायंगल है। कैसे सर्वांग सम ट्रायंगल है भाई? ये देखो 90 है, 90 है, ये एंगल बराबर, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल, तो सिमिलर तो थे ही। पर हमने ध्यान से देखा तो इस एंगल के सामने क्या है, आपकी साइड 3, इस एंगल के सामने रेक्टेंगल की साइड भी ये 3 है। तो आपके दोनों ट्रायंगल क्या है फिर? ये सिमिलर है। अगर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर होनी चाहिए। मैंने रेक्टेंगल की ये वाली लेंथ है, इसको यहां से तक मैंने मान लिया x, मतलब मैंने पैरेललोग्राम के बेस को क्या मान लिया? x। अगर मैंने बेस को x मान लिया तो ये AP कितना बचेगा आपका? ये 7 माइनस x बचेगा, कि रेक्टेंगल की लंबाई 7 सेंटीमीटर, पूरी रेक्टेंगल की लंबाई 7 है, ये मैंने x मान लिया, तो कितना बचेगा? 7 माइनस x। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस क्या है? PB। हाइपोटेन्यूस क्या है? PB। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या है? x स्क्वायर। क्लियर है? बराबर होना चाहिए। ये ट्रायंगल जो है इसके कॉन्ग्रुएंट है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस क्या है? DP। हाइपोटेन्यूस से DP लेंथ में बराबर होना चाहिए। ये साइड 3 है, ये साइड 7 माइनस x है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। दोनों लेंथ क्या इक्वल नहीं होनी चाहिए? बताना मुझे जरा ध्यान से, गौर से देखिए। इस तरीके से कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, ये 90 है, ये 90 है। क्लियर है? ये तो इक्वल है, ये तीसरा एंगल इक्वल है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस x मान लिया, तो PB का स्क्वायर ये x स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस DP है, DP का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस x स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से इक्वल होगा। क्लियर है भाई? चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस इसको इधर लाएंगे, तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर यानी कि 9। क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना सभी को आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी। a प्लस बी करोगे तो 7 और a माइनस बी करोगे तो 2x माइनस 7 बराबर किसके आगे? आपका 9 के। क्लियर है? सो यहां से 2x माइनस 7 बराबर 9/7 और 2x बराबर 58/7। 2x बराबर 58/7, 7 प्लस 58/7। तो यहां से मेरी x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? आपकी 29/7। x की वैल्यू कितनी आएगी? 29/7। क्लियर है? सिंपल सी कैलकुलेशन थी। तो मुझे पता चल गया कि पैरेललोग्राम का ये जो बेस है ये x 29/7 है, ये बेस ये भी 29/7 है। हाइट पैरेललोग्राम की जो है ये 3 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? बेस इंटू हाइट यानी कि 29/7 इंटू 3 यानी कि 87/7। 87/7 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका भाई? बेस इंटू हाइट, बेस तो 29/7, ये 29/7, ये भी 29/7, हाइट है 3, तो क्या आ जाएगा आंसर? 87/7 यानी कि 12 पॉइंट समथिंग, 12.43। क्लियर है? ये आपके कॉमन रीजन का एरिया होगा। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? किसी स्टूडेंट को बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 भी बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना। In the rectangle ABCD, its semicircle is drawn on diameter DC. DC की लेंथ 14 है। Find difference of areas of shaded region. सेम वही सवाल आ गया, शेडेड एरिया का डिफरेंस बताना है आपको, शेडेड एरिया नहीं बताना है।
आपको एक खूबसूरत रेक्टेंगल दिखाई देता है ABCD, जिसकी साइड CD जो है इसकी लेंथ बता रखी है 14, ये साइड जो है ये 14 बता रखी है। साइड CD पे खींचा है आपका सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी फिर 7 होगी। तो यहां पे अगर सेमी सर्कल की रेडियस 7 है तो क्या ये रेक्टेंगल की चौड़ाई ये भी 7 सेंटीमीटर नहीं होगी क्या? ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये 14 हो गया तो सर्कल की सेमी सर्कल की रेडियस भी 7 और रेक्टेंगल की चौड़ाई ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 7 हो जाएगी। क्लियर है? कोई समस्या? आपको शेडेड रीजन का डिफरेंस बताना है, उनके एरिया का अंतर बताना है। तो हमने बोला कि जब भी एरिया का डिफरेंस पूछा जाए तो अलग अलग एरिया कैलकुलेट मत करिए, थोड़ी इजी कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए। सपोज मैंने इस एरिया को A मान लिया, ये एरिया आपका B है और ये एरिया जो है ये मैंने X मान लिया। तो मुझसे पूछा है A माइनस बी, जाहिर सी बात है हमको क्या निकालना है A माइनस बी। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, कॉमन रीजन, देखो मैंने ये X इसलिए माना क्योंकि मुझे सुविधा रहेगी। अच्छा, अगर मैं ये ट्राइंगल DCB के एरिया की बात करूं, ट्राइंगल DCB एरिया यानी कि मैं X प्लस A की बात करूं, तो ये जो X प्लस A है, ये जो ट्राइंगल DCB एरिया, ये पूरे रेक्टेंगल के एरिया का हाफ है। पूरे रेक्टेंगल के एरिया का हाफ है, रेक्टेंगल का हाफ यानी कि 14 सत्ते 98 बटे 2 यानी कि 49। X प्लस A कितना आ गया 49। सिंपल सी बात है, एक लाइन में आ गया 14 सत्ते 98 बटे 2 49, ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब मुझे चाहिए क्या X प्लस बी, मुझे चाहिए क्या X प्लस बी, जो कि मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। X प्लस बी आएगा कैसे, ध्यान से सुनना आपको इस तरीके से। ये X प्लस बी है क्या कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में सेमी सर्कल है। अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया घटा दूं तो क्या आपका ये एरिया नहीं बचेगा, ये एरिया। अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया घटा दूं तो क्या आपका ये एरिया नहीं बचेगा। और ये जो एरिया है उसका यदि मैं हाफ कर दूं, केवल आधा पार्ट लूं, यानी कि मैं सिर्फ ये वाला हिस्सा लूं, तो क्या ये X प्लस बी नहीं बचेगा। यही तो है लॉजिक, यही मुझको करना है। तो मैं जानता हूं रेक्टेंगल की लंबाई 14, रेक्टेंगल की चौड़ाई 7, तो रेक्टेंगल का एरिया 98। इसमें से माइनस कर दोगे आप सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल की रेडियस है 7, भाई सेमी सर्कल की रेडियस 7, सर्कल का एरिया होता है 154। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 हो तो सर्कल का एरिया 154, लेकिन ये तो सेमी सर्कल है, आधा है, तो सेमी सर्कल का एरिया होगा 77। तो मैंने रेक्टेंगल के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दिया और इसको बटा 2 किया, तो 21 बटा 2, 8 में 7 गए, 9 में 7 गए, 21 बटा 2 यानी कि 10.5। तो मुझे पता चल गया कि X प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 10.5। मुझे चाहिए A माइनस बी की वैल्यू। सो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए आपका एक्सेक्ट कर जाएगा। A माइनस बी 49 माइनस 10.5 कितना आ जाएगा आंसर 38.5। A माइनस बी आएगा आपका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन। क्लियर है? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि बहुत आसान सवाल था। ठीक है भाई, चलिए नाउ सवाल नंबर 33। सारे क्वेश्चन तीनों चारों जो मैंने अभी आपको कराए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको बहुत प्यार से समझने थे। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट सीट में जो सर्कल की होगी ना शेडेड एरिया के, उसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा और इसमें ज्यादा सवाल होंगे 80 के आसपास शेडेड एरिया के। शेडेड एरिया का डर ही खत्म हो जाएगा आपके दिमाग से। इन द फिगर देर आर 2 रेक्टेंगल ABCD, देखो 2 रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं एंड APQR, ईच ऑफ लेंथ 12 एंड 8। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए 2 रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक रेक्टेंगल तो ये आपका इस तरीके से है, दूसरा रेक्टेंगल आपका इस तरीके से है, और उनकी जो दोनों रेक्टेंगल जो सेम है भाई, इस रेक्टेंगल की लंबाई 12 है तो इसकी लंबाई भी 12 है, इसकी चौड़ाई 8 तो इसकी चौड़ाई भी 8। आपको जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन की वैल्यू बतानी है। शेडेड रीजन का एरिया क्या है, तो मैं थोड़ा सा फिगर को बड़ा कर देता हूं, स्मार्ट बोर्ड के बहुत फायदे हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखो ध्यान से ना। अब हमको क्या करना है कि हमको शेडेड रीजन निकालना है, बहुत आसान है। शेडेड रीजन एक्चुअली है क्या, देखिए अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दूं, मिला सकते हैं, मिला सकते हैं, ये मिला दिया तो आपको यहां पे ट्रेपेजियम दिखाई देगा। देखिए ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है,
तो आपको ट्रेपेजियम दिखाई देगा जिसकी पैरेलल साइड जो है ये 8 सेंटीमीटर, ये पैरेलल साइड 7 सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं नाम दे रहा हूं भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी, और ये पॉइंट मैंने मान लिया सपोज पी। तो ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है ना, डी पी बी ए या ए बी पी डी ट्रेपेजियम। यदि इस ट्रेपेजियम में से मैं ट्रायंगल ये जो है डी क्यू, इस पॉइंट को क्यों मान लेते हैं, जो 90 डिग्री ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी क्यू पी का एरिया माइनस कर दूं तो शेडेड एरिया बचेगा, शेडेड एरिया बचेगा। अरे बोलो, अगर मैं इस ट्रेपेजियम ए बी पी डी के एरिया में से जो राइट एंगल ट्रायंगल है, भाई रेक्टेंगल का एंगल तो 90 ही है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल डी क्यू पी का एरिया माइनस कर दूं तो शेडेड एरिया बचेगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल निकलेगा कैसे, ध्यान से समझना। यहां पे रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है ये जो 8 है, ये डिस्टेंस तो 8 है। अच्छा सुनना, यहां पे मुझे पता है कि अगर ये 12 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी आपकी 12, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस भी कितनी भाई आपकी 12 है, ये 12 है। रेक्टेंगल की देखो चौड़ाई 8 है, 7 है, तो छोटू सीपी कितना बचा, 1 बचा। सीपी कितना बचा, ये 1, ये 8 है, 7 है, तो छोटू कितना बचा, 1। पाइथागोरस थ्योरम से जो कांटा डिस्टेंस है, जो कांटा डिस्टेंस है डीपी, की लंबाई कितनी आ जाएगी, कांटा डिस्टेंस 144 प्लस 1 यानी कि √145, √145। पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आ जाएगी, √145। कोई समस्या इसमें किसी को? पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, सिंपल सी बात है, √144 प्लस 1 यानी कि √145। क्लियर है भाई? कोई समस्या इसमें किसी को ना? अगर मैं फिर से देखूं राइट एंगल ट्रायंगल डी क्यू पी, समकोण त्रिभुज डी क्यू पी, राइट एंगल ट्रायंगल डी क्यू पी, राइट एंगल ट्रायंगल डी क्यू पी, यही अप्रोच होती है चीजों को समझने की। डी क्यू पी 90 डिग्री के सामने है √145, ये 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये फिर से 145 माइनस 64 यानी कि 81, 81 का अंडर ये कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 9 सेंटीमीटर। कोई समस्या इसमें किसी को बताइए, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 9 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? बस खत्म सवाल। अगर मुझे शेडेड एरिया चाहिए अपना, अगर मुझे ये शेडेड एरिया निकालना है, ये वाला जो है ये शेडेड एरिया यदि मुझे चाहिए तो ट्रेपेजियम के एरिया में से माइनस करना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। ट्रेपेजियम का है साइड 8, पैरेलल साइड 7, बीच की दूरी 12, यानी कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम माइनस 1/2 राइट एंगल ट्रायंगल, ये साइड 8, ये साइड 9, 1/2 8 इंटू 9, कि 2 से 12 6 बार, तो 15 छिक्का 90 माइनस 2 से 8 4 बार 36 और 90 माइनस 36 यानी कि 54 आ जाएगा आपका ये जो शेडेड रीजन का एरिया है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन। क्लियर? सिंपल सा सवाल था और बहुत आसान भी था। ठीक है भाई, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट एक कंसेप्ट समझेंगे रेक्टेंगल से रिलेटेड। ये सब सवाल थे जो आपके बेसिक क्वेश्चन थे रेक्टेंगल के। आपने पेपर में एक सवाल देखा होगा रास्ते वाला, कि रेक्टेंगल के अंदर रास्ते निकाल दिए, रेक्टेंगल के बाहर रास्ते निकाल दिए, रेक्टेंगल के बाउंड्री के चारों तरफ से रास्ते निकाल दिए, उनके एरिया का, इन सब पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको समझना है कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। मैं आपको एक केस दिखाना चाहूंगा कि सपोज एक रेक्टेंगुलर पार्क है, केस नंबर 1, कि अगर आपके पास सपोज एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर पार्क हो गया, कोई डाउट इसमें, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर पार्क। क्लियर है? अब इस रेक्टेंगुलर पार्क की ये जो लंबाई है ये है आपकी L, और इस रेक्टेंगुलर पार्क की ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई है आपकी B। अब इस रेक्टेंगुलर पार्क के चारों ओर एक रास्ता है, एक समान चौड़ाई का एक रास्ता है, चारों ओर मतलब बाहर की तरफ। जो रास्ता है वो पार्क के आउटसाइड है, इनसाइड नहीं है। रास्ता जो है वो पार्क के आउटसाइड है। आप जाते होंगे पार्क में जॉगिंग करने तो आपको इस तरीके से रास्ता दिखाई देता होगा, ये है आपका रास्ता। ये जो रास्ता है ये सेम विड्थ का है, ये सेम विड्थ है आपकी x। बात समझ में आई? कितना है ये आपका x है। क्लियर है? एंड दिस डिस्टेंस इज आपकी x। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी भाई को? तो ये आपका रास्ता है सिंपल सा।
क्लियर ना, एंड दिस डिस्टेंस इज आपकी x। क्लियर है? आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है और इसकी चौड़ाई कितनी है आपकी x है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो अगर आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते की चौड़ाई मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, रास्ते की चौड़ाई जो है वो x है। तो आपको यहां पे दो रेक्टेंगल दिखाई देते, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। अगर बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो तो रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा, रास्ता बचेगा जो रेक्टेंगुलर पाथ है। सो क्या बोलते हैं हम? रेक्टेंगुलर पाथ, है ना। पाथ का एरिया, पाथ का एरिया कितना होगा? बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो। देखिए अंदर वाले रेक्टेंगल की लंबाई l है, देखिए ये डिस्टेंस भी स्मॉल x है, ये डिस्टेंस भी स्मॉल x है, तो बाहर वाले रेक्टेंगल की जो टोटल लंबाई है ये l प्लस 2x हो जाएगी, l प्लस 2x हो जाएगी। जरा बताइए l प्लस 2x होगी। अंदर वाले रेक्टेंगल की चौड़ाई b है, ये चौड़ाई स्मॉल x है, ये स्मॉल x है, तो आप देख सकते हैं कि बाहर वाले रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो b प्लस 2x हो जाएगी। क्या क्या हो जाएगा? b प्लस 2x। सिंपल सी बातें हैं। तो बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से यानी कि l प्लस 2x इंटू बी प्लस 2x, l प्लस 2x इंटू बी प्लस 2x, सही बात है। ये बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया है, इसमें से माइनस कर दिया मैंने अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया यानी कि LB, ये हमने इसमें से माइनस कर दिया। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को? थोड़ा सा यदि मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो LB, L इंटू 2x, 2x इंटू बी, LB प्लस L इंटू 2x प्लस B इंटू 2x प्लस 2x इंटू 2x यानी कि 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर और माइनस LB हो जाएगा। देखिए LB से LB कैंसल आउट हो गया, कैंसल आउट हो गया LB से LB। तो जरा बताइए कि जो पाथ का एरिया है वो बचा L इंटू 2x, B इंटू 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर, 2x कॉमन, अंदर बचा L प्लस B प्लस 2x। ये होता है रेक्टेंगुलर पाथ का एरिया यदि पाथ बाहर है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये जो रेक्टेंगुलर पाथ है, जो रेक्टेंगुलर पाथ है इसका एरिया कितना होगा? L प्लस B प्लस 2x इंटू 2x इंटू L प्लस B प्लस 2x। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? तो बहुत आसान था, एक सिंपल सा केस था। ठीक है भाई, चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूं इसी में केस नंबर 2। सपोज आपके पास एक रेक्टेंगुलर पाथ है, ये हो गया, जिसकी लंबाई है L, इस रेक्टेंगुलर पाथ की लंबाई L है और इसकी चौड़ाई है B। रेक्टेंगुलर पाथ की लंबाई L है, चौड़ाई है B। इसके अंदर एक रास्ता बना हुआ है x मीटर चौड़ा, तो ये हो जाएगा आपका ये रास्ता। इसके अंदर बना हुआ है एक रास्ता कुछ इस तरीके से, और ये रास्ता जो है आपका x मीटर चौड़ा है। ये जो रास्ता है ये जो है भाई ये बना हुआ है आपका कुछ इस तरीके से, इसका एरिया आपको निकालना है। दिस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट। क्लियर है कि ये रास्ते का एरिया कितना होगा? और ये जो रेक्टेंगुलर जो ये रास्ता बना हुआ है इसकी चौड़ाई जो है आइडेंटिकल है हर जगह से, स्मॉल x, ये भी स्मॉल x हो जाएगा और ये भी आपका स्मॉल x हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे पाथ का जो एरिया होगा, सुनेंगे ध्यान से, आपके जो पाथ का एरिया होगा वो कितना जाएगा? यदि हम बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें, बाहर वाले रेक्टेंगल की लंबाई L, चौड़ाई B यानी कि L इंटू B, इसमें से माइनस करेंगे अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया। देखिए ये स्मॉल x है, ये स्मॉल x है, तो अंदर वाले रेक्टेंगल की जो लंबाई है कितनी जाएगी? L माइनस 2x जाएगी। ये स्मॉल x है, ये स्मॉल x है, तो अंदर वाले रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी जाएगी? B माइनस 2x। कितना होगा? B माइनस 2x से माइनस कर देंगे L माइनस 2x इंटू B माइनस 2x, L माइनस 2x इंटू B माइनस 2x। क्लियर? सिंपल सा था, बराबर LB। देखिए माइनस का L इंटू B और इस तरीके से लिख रहा हूं मैं L इंटू B, और ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 2xL माइनस का 2xB माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस का 2x का होल स्क्वायर।
क्लियर है? सिंपल सा मैं खोल के लिख रहा हूं सारी चीजों को। अगर मैं यहां पे अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एरिया जो जाएगा वो एल बी माइनस एल बी प्लस 2xl प्लस 2xl प्लस 2xb और माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये होगा पाथ एरिया। LB से LB कैंसल आउट हो गया। आप देख सकते हैं कि पाथ का एरिया जो हो जाएगा 2x कॉमन, अंदर ब्रैकेट में बचेगा L प्लस बी माइनस 2x। ये होगा आपके रेक्टेंगुलर पाथ का एरिया जो आपकी सड़क बनी हुई है रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर सेम चौड़ाई की, वो भी स्मॉल x। क्लियर है? सिंपल सी बात है और बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब इसी में देखेंगे नेक्स्ट केस नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट है और पेपर में इस पे सवाल आते हैं, ध्यान से समझना। सपोज आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये हो गया इस तरीके से, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी लंबाई जो है वो हो गया आपका स्मॉल l और ये चौड़ाई हो गया स्मॉल b। अब इसके अंदर दो क्रॉस रोड्स हैं, इसके अंदर दो क्रॉस रोड्स हैं x मीटर चौड़ाई की। आपने देखी होंगी क्रॉस रोड्स का मतलब, ऐसे दो क्रॉस रोड्स हैं पार्क के बीचों बीच जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं, जो एक दूसरे को इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं। तो ये हो जाएंगी आपकी सुंदर क्रॉस रोड्स, ये वाली। ठीक है, ये सब जो है ये क्या है आपकी क्रॉस रोड्स हैं। यहां पे आप टहलने के लिए फ्री हैं, बाकी जगह टहलोगे तो आपकी टांग तोड़ दी जाएगी। ठीक है, तो ये है आपकी क्रॉस रोड्स और आपको इन क्रॉस रोड्स का एरिया निकालना है। ठीक है भाई, कितना होगा? सिंपल सा था, सिंपल सा है और बहुत ही आसान है। ठीक, ध्यान से देखना, ये जो मैं बात कह रहा हूं कि ये जो क्रॉस रोड्स हैं इनकी जो चौड़ाई है वो हर जगह सेम है। ये आपका स्मॉल x है, ये भी आपका स्मॉल x है, ये भी आपका स्मॉल x है और ये भी आपका स्मॉल x है। दोनों क्रॉस रोड्स की जो चौड़ाई है ये सेम है। ठीक है, अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे यदि ये वाली क्रॉस रोड्स का एरिया निकालना हो, इसका निकालना, इस रोड का एरिया निकालना हो, तो देखिए ये भी एक रेक्टेंगल ही बन गया, ये भी एक रेक्टेंगल भी बन गया जिसकी लंबाई कितनी है l, जिसकी चौड़ाई कितनी है x। तो इस रोड का एरिया कितना हो जाएगा l इंटू एक्स। क्लियर है भाई? देखिए लंबाई l है तो रेक्टेंगल की जो लंबाई है l होगी, चौड़ाई x, ये भी रेक्टेंगल ही बन गया l इंटू एक्स। दूसरा देखते हैं, ये रेक्टेंगल को ध्यान से देखते हैं, ये भी एक रेक्टेंगल ही बन गया जिसकी ये जो लंबाई है ये जो है ये कितना है b, ये लेंथ कितना है b और ये चौड़ाई कितनी है x। तो इसका एरिया होगा b इंटू एक्स। यदि मैं दोनों के एरिया को जोड़ूं, ऐड करूं, लेकिन जरा गौर फरमाना, ये जो बीच में है ये जो एरिया है, क्या ये एरिया दो बार इंक्लूड नहीं हो गया दोनों रोड्स में? क्या ये एरिया दो बार इंक्लूड नहीं हो गया दोनों रोड्स में? इसका एरिया देखो l इंटू एक्स, इसका एरिया b इंटू एक्स। लेकिन जब मैंने दोनों के एरिया को ऐड करा तो ये जो बीच में जो एरिया रेड रेड है और ये है क्या एरिया रेड रेड, ये एक्चुअली एक स्क्वायर है, क्योंकि ये भी स्मॉल एक्स है, 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 प्रत्येक एंगल 90 है, स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर का एरिया आपका दो बार ऐड हो गया, तो मुझे इस स्क्वायर के एरिया को एक बार माइनस करना पड़ेगा, तब मुझे मिलेगा क्रॉस रोड्स का एरिया। कोई समस्या इसमें किसी को? तो ये आएगा आपका x कॉमन, ब्रैकेट में l प्लस बी माइनस एक्स। ये होगा आपकी रेक्टेंगल के अंदर जो क्रॉस रोड्स बनती हैं, क्रॉस रोड्स का एरिया। क्लियर है भाई? आप फॉर्मूले याद रख सकते हो, ज्यादा सुविधा रहेगी, क्योंकि आपको सीधा वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल लेना। दूसरी लाइन में आंसर, दूसरी लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, आपको अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना याद करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? ठीक है, मैं एक बार इन सारी चीजों को कंपाइल करके यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से समझना आपको फर्स्ट केस, और उनको मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि ये है आपका एक रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल के चारों ओर है आपका पाथ, आउटसाइड है, आउटसाइड है। ये था आपका स्मॉल l और ये था आपका स्मॉल b
और पाथ है आपका आउटसाइड स्मॉल एक्स। ये था आपका केस। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या था कि आपके पास है ये एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लंबाई है स्मॉल एल, चौड़ाई है स्मॉल बी, रास्ता जो है वो है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा इसके अंदर एक रास्ता ये वाला। कोई समस्या? क्लियर है? और ये है आपका स्मॉल एक्स, ये रास्ता क्या है? स्मॉल एक्स। क्लियर है? प्रत्येक रास्ता स्मॉल एक्स का है। यहां बेबी ये आपका एक्स मीटर का है, सारे रास्ते ये सेम है। क्लियर ना? थर्ड केस क्या है? थर्ड केस आपका ये है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई है स्मॉल एल, चौड़ाई है आपकी स्मॉल बी, और उसके अंदर हैं दो क्रॉस रोड्स, यानी कि इस तरीके से एक क्रॉस रोड्स और दूसरी क्रॉस रोड्स ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सुंदर सा रास्ता, और क्रॉस रोड्स जो है जो आपकी है सेम विड्थ की है, दैट मींस स्मॉल एक्स। कितना है ये? स्मॉल एक्स। क्लियर है? तो इस केस में जो आपका पाथ का एरिया आया था वो कितना आया था? 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। सही बात है। इस केस में क्या था? जब रास्ता, ये देखो यहां पे क्या था? आउटसाइड था, रोड क्या थी? बाउंड्री के आउटसाइड थी। यहां पर रोड क्या थी? बाउंड्री के इनसाइड थी। यहां पे क्या था आपका? क्रॉस रोड इनसाइड थी। ये जो क्रॉस रोड्स हैं, क्रॉस रोड्स इनसाइड थी, अंदर थी क्रॉस रोड्स। ये एरिया आया था 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। ये एरिया कितना आया था आपका? 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। सही बात है। और ये क्रॉस रोड्स का एरिया ये कितना आया था आपका? यह आया था x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। इन फॉर्मूलों को मैं आपको याद करने का भी तरीका बताऊंगा। अगर आपकी रोड्स क्या है? रेक्टेंगल के अंदर है। अगर आपकी रोड्स रेक्टेंगल के अंदर है, यहां देख सकते हैं कि ये इनसाइड है और ये क्रॉस रोड्स भी इनसाइड है, तो साइन माइनस का आएगा। आप देख सकते हैं यहां पे आपको माइनस का साइन देखने को मिलता है। अगर आपकी रोड्स आउटसाइड है तो देखिए साइन प्लस का आएगा, यहां पे आपको प्लस का साइन देखने को मिलता है। क्लियर है? तीनों जगह आपको L प्लस बी, L प्लस बी, L प्लस बी देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना है क्रॉस रोड्स का, सॉरी रेक्टेंगुलर पाथ का एरिया, जबकि पाथ रेक्टेंगल के आउटसाइड हो। तो देखिए x ये हो गया, x ये हो गया, टोटल विड्थ कितनी हो गई? x प्लस एक्स 2x। तो 2x इंटू x प्लस एक्स 2x इंटू कितना जाएगा? L प्लस बी तो होना ही होना है, L प्लस बी तो होना ही होना, प्लस का 2x आएगा, प्लस का 2x आएगा क्योंकि आउटसाइड है, प्लस 2x। क्लियर है भाई? देखिए x प्लस एक्स टोटल विद 2x हो गई, L प्लस बी तो होना ही है और प्लस का 2x आएगा। क्लियर? दूसरे वाले में आ जाओ, ध्यान से देखिए, हमको लिखना है इनसाइड रेक्टेंगुलर पाथ का एरिया x प्लस एक्स। देखिए 2x तो टोटल होना ही होना है, L प्लस बी तो आएगा ही, लेकिन माइनस का 2x आएगा क्योंकि पाथ क्या है? इनसाइड है। क्लियर है? सिंपल सी बात है। तीसरा देखेंगे, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, लंबाई L है, चौड़ाई B है, इसके अंदर क्रॉस रोड्स हैं। बात करें डायमेंशन की तो स्मॉल x है, ऐसे देखोगे तो भी स्मॉल x है, तो x ही आएगा। ब्रैकेट में L प्लस बी तो आना ही आना है, क्योंकि इनसाइड है इसलिए माइनस का x आएगा, माइनस का x। तो ये बात याद रखनी है कि अगर आउटसाइड है तो प्लस 2x, इनसाइड है माइनस 2x और माइनस x। L प्लस बी, L प्लस बी, L प्लस बी आना ही आना है तीनों चीजों में। और अगर तुम्हारे यहां पे चौड़ाई देखिए, अगर आपकी यहां पे पाथ की चौड़ाई अगर आप देखोगे तो x प्लस एक्स टोटल कितना हो गया? विद 2x। तो 2x इंटू, हमेशा 2x इंटू आएगा, L प्लस बी तो आना ही आना है, क्योंकि पाथ आउटसाइड है इसलिए प्लस का 2x आएगा। इस वाले फिगर में भी देखोगे तो x प्लस एक्स टोटल पाथ की चौड़ाई 2x हो गया, तो 2x इंटू एल प्लस बी तो आना ही आना है, क्योंकि पाथ अंदर है तो माइनस का 2x आएगा। यहां पे आप देखोगे, चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, पाथ की चौड़ाई स्मॉल x है, एल प्लस बी तो आना ही आना है, क्रॉस रोड्स इनसाइड है इसलिए माइनस का x आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस कॉम्बिनेशन को याद रख सकते हो, और बहुत आसान था।
अब हम करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। मैं टोटल 10-12 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा, इसमें सारे टाइप आपके कवर हो जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 34 बहुत आसान सवाल है। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ लेइंग ए कारपेट ऑन ए फ्लोर which has its length and breadth in the respectively ratio of 32:21 and its perimeter is 212 feet. The per square feet of laying of the carpet is rupees 2.5. आपके पास एक कारपेट है, मतलब एक फ्लोर है जिस पर आपको कारपेट बिछाना है, ठीक है, और उस फ्लोर की जो लंबाई चौड़ाई है उसका रेशियो दे रखा है, उसका पेरीमीटर दे रखा है। अगर आपको पेरीमीटर दे रखा है, लेंथ ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, तो लेंथ ब्रेथ आसानी से निकाल लोगे, वहां से एरिया भी आ जाएगा। और जब एरिया आ जाएगा और आपको पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट दे रखा है तो आपका कॉस्ट भी आ जाएगा। यानी कि आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन तो नहीं हो सकता, आप डिटरमाइन कर सकते हो। दूसरी बात, यहां पे आपकी लंबाई बताई है 32 और चौड़ाई बताई है 21। यहां पे रेक्टेंगल पार्क की लंबाई बताई है 32 और चौड़ाई बताई है 21। तो आपका जो आंसर है, देखो एरिया जो होगा 32 इंटू 21 होगा समथिंग। भाई लंबाई 32 की होगी, चौड़ाई 21 की होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। यानी कि आपका जो एरिया होगा वो 21 का मल्टीपल होगा, 21 का मल्टीपल होगा। 21 मतलब आपका एरिया 7 का मल्टीपल होगा। आपका आंसर भी 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ना तो ये 7 का मल्टीपल है, ना ही ये 7 का मल्टीपल है। 7 नाम 63, 7 6 42, ये 7 का मल्टीपल है और ये ही आपका आंसर हो गया बिना सॉल्व करे ही। ये तरीका है एक, तो आप इसको ऐसे कर सकते थे। दूसरा, ये मेथड्स आपको आने चाहिए और एग्जाम में आपको ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए। आप इसको प्रॉपर मेथड से बनाओगे तो कैसे बनाओगे? रेक्टेंगल की लंबाई दे रखी है 32 और चौड़ाई दे रखी है 21 यूनिट। लंबाई 32 यूनिट, चौड़ाई 21 यूनिट, यही है। और पेरीमीटर दे रखा है 212 फीट। यदि पेरीमीटर 212 फीट है तो लंबाई और चौड़ाई का सम कितना होना चाहिए? 106 फीट। भाई पेरीमीटर होता क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है ना पेरीमीटर। 212 फीट दिया है तो आपको पता है रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का सम फिर 106 फीट हो जाएगा। तो रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का सम 106 फीट हो गया। लंबाई और चौड़ाई 32 और 21 के अनुपात में, तो टोटल 53 यूनिट की वैल्यू 32 प्लस 21, 53 यूनिट के लिए 106 फीट। तो एक यूनिट की वैल्यू 2 फीट आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 2 फीट। अगर एक यूनिट के लिए 2 फीट है तो रेक्टेंगल की लंबाई 32 दूनी 64, रेक्टेंगल की चौड़ाई 21 दूनी 42 और ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया। ये रेक्टेंगल का एरिया है और पर स्क्वायर फीट का जो खर्च है बिछाने का वो 2.5 रुपए है। तो जो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल इतने स्क्वायर फीट है, 2.5 स्क्वायर रुपए पर फीट के हिसाब से इतने रुपए का खर्च आएगा। इतने का खर्च आएगा 2.5, और 2.5 का मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5/2। क्लियर भाई? और ये 2 से 64 आपका 32 बार चला जाएगा। क्लियर है? 2 से 64 32 बार। अगर आप देखोगे तो यहां पे ये 160 इंटू 42, 160 इंटू 42 हो जाएगा 32 5 160 इंटू 42, यानी कि 6720 रुपीज, 6720 रुपए। ये हो जाएगा आपका पूरा प्रॉपर मेथड से सॉल्व, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान ही है। क्लियर? सिंपल सा सवाल था। आगे देखेंगे सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। ये ए पाथ ऑफ, अलग से मैंने 2-3 सवाल लिखे हैं, ठीक है, आप उनको भी करें। A path of uniform width runs all around the inside of a rectangular field 116 meter into 68 meter and occupies 720 square meter. Find the width of path. बहुत आसान सवाल। आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी लंबाई चौड़ाई आपको पता है 116 और 68। इसके अंदर एक पाथ है, उसकी चौड़ाई मुझे नहीं पता, पर ये जो पाथ है ये आपका 720 स्क्वायर मीटर एरिया घेर रहा है। तो आपसे इस पाथ की चौड़ाई पूछिए, चौड़ाई क्या है? मुझे पता है कि अगर मैं पाथ की चौड़ाई को ये x मानता हूं तो इस पाथ का जो एरिया होगा वो कैसे लिखेंगे? x प्लस x, यानी कि 2x इंटू l प्लस b, तो आना ही आना है रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का सम। चूंकि पाथ अंदर है तो माइनस का 2x बराबर 720। ये होगा इस रेक्टेंगुलर पाथ का एरिया। मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ करके भी बताया, डायरेक्टली लिखा है। देखिए 2x, मुझे x तो पता ही नहीं है पाथ की चौड़ाई क्या है। पाथ की चौड़ाई x मानिए, लंबाई ये 116 है और ये तुम्हारे 168 है, तो कितना हो जाएगा सम?
ये हो जाएगा 8 6 14 का 4 और ये 4 1 7 184 माइनस 2x बराबर 720। क्लियर है भाई? देखिए बहुत आसान है। देखिए 2 से 720 360 बार जाएगा। देखिए यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा, 2 कॉमन लेके काट दूंगा तो x इंटू 92 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180। देखिए x इंटू 92 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180। लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण, और इसको सॉल्व करना काफी टफ है। तो हमेशा इस टाइप की इक्वेशन को आप सॉल्व करने से बचें, आप ऑप्शन का प्रयोग करें, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करे वही आंसर होगा। क्या इसको 1 सेटिस्फाई करता है? नहीं करता। क्या इसको 1.5 सेटिस्फाई करता है? तो 90 इंटू 1.5 नहीं करेगा लगभग। अगर इसको 2 रखेंगे, यस 2 सेटिस्फाई कर रहा है, x की जगह 2 रखने पे 2 इंटू 92 माइनस 2 यानी कि 90, और 90 दूनी 180, 2 रखने पे आपका आ रहा है आंसर। तो पाथ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2 मीटर। 2 मीटर आपकी पाथ की चौड़ाई हो जाएगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, इजी है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4। एक रेक्टेंगुलर ये है आपका फील्ड है, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 7:4। एक पाथ है जो 4 मीटर वाइड है, रनिंग ऑल अराउंड आउटसाइड, ये बात इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड है, और इस पाथ का एरिया है 416। फाइंड ब्रेथ ऑफ फील्ड, फील्ड की चौड़ाई क्या है? अगर पार्क की चौड़ाई में x मानता हूं, पाथ की चौड़ाई में x मानता हूं और पाथ आउटसाइड है, तो उस पाथ का जो एरिया होगा 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, यही जाएगा कि नहीं, जो कि 416 बोला है, यही जाएगा। चूंकि पाथ आउटसाइड है तो प्लस का साइन आएगा। मैंने पाथ की चौड़ाई x माने तो 2x आएगा। यहां पे पाथ की चौड़ाई आपको बोली कितनी है 4 मीटर, तो 4 दूनी 8। एल और बी क्या है? लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है, यानी कि लंबाई यदि तुम्हारी 7k है, लंबाई यदि 7k है तो चौड़ाई आपकी 4k है। तो 7k प्लस 4k क्या होगा 11k प्लस 2x, यानी कि कितना हो जाएगा, इसके लिए 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 बराबर 416। तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 11k बराबर 52 माइनस 8 यानी कि 44, और k बराबर आ जाएगा 4। तो यहां से k की वैल्यू आ गई आपकी 4। अगर k की वैल्यू 4 आ गई तो रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेथ चौड़ाई पूछे तो 4 चौक 16 आ गया आंसर। तो पार्क जो है आपका रेक्टेंगुलर फील्ड, उसकी चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? यदि आपसे लंबाई पूछी जाती तो आंसर कितना होता 28 मीटर। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट सवाल, ये सवाल नंबर 35, बहुत आसान। ए रेक्टेंगुलर लॉन 60 इंटू 40 मीटर स्क्वायर हैज 2 रोड्स ईच 5 मीटर वाइड रनिंग बिटवीन द पार्क, one is parallel to width and other is parallel to length. Cost of graveling is 60 पैसा पर मीटर स्क्वायर. Find the total cost of graveling. क्लियर है? ठीक है, देखिए बहुत आसान सवाल है। आपके पास एक रेक्टेंगुलर इस तरीके से एक लॉन है, एक मैदान है, इसमें से ये है कितना आपका 60 इंटू 40 का, लंबाई 60 है, ये 40 है। इसमें से 2 रास्ते इधर इस तरीके से जा रहे हैं, एक लंबाई के पैरेलल है, एक चौड़ाई के पैरेलल है। रास्ते की चौड़ाई कितनी बोली है आपसे 5, और इसको खोदने का, रास्ते को जो इस पे ग्रेवलिंग का जो कॉस्ट है वो 60 पैसा पर मीटर स्क्वायर है। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ ग्रेवलिंग का? अगर मुझे इस क्रॉस रोड्स को, इस रास्ते को खोदना है, इन दोनों क्रॉस रोड्स को, तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा इन दोनों क्रॉस रोड्स का ये एरिया मुझे निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। यहां पे ये जो क्रॉस रोड है इसकी चौड़ाई है 5 इंटू एल प्लस बी, ये 60 है, ये 40 है, इंटू 60 प्लस 40 माइनस 5, ये हो जाएगा आपके क्रॉस रोड्स का टोटल एरिया। क्लियर है भाई? याद कराया मैंने आपको, कैसे याद रखना है? ये जो रोड है इसकी चौड़ाई है 5, एल प्लस बी तुम्हारा याना, और माइनस का एक्स के अंदर है। कॉस्ट कितना आ रहा है 60 पैसा पर मीटर स्क्वायर। टोटल इतने मीटर स्क्वायर एरिया की ग्रेवलिंग करनी है, 60 पैसा पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 0.6 रुपए पर मीटर हिसाब से कॉस्ट आना है। तो टोटल कॉस्ट जो आएगा वो इतना आएगा कि नहीं? टोटल कॉस्ट जो आएगा ग्रेवलिंग का वो इतना आएगा। कोई समस्या इसमें? सो ये कितना हो गया
5 इंटू 0.6 यानी कि 3, 100 माइनस 5 यानी कि 95 यानी कि 285 रुपीज, 285 रुपये। क्या आ जाएगा आंसर? 285 रुपीज, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्लियर? सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ेंगे ना, अब ध्यान से समझना। ए रेक्टेंगुलर पार्क 80 इंटू 60 मीटर स्क्वायर हैज टू क्रॉस रोड्स running in the middle of park and the rest park has been lawn. If the area of lawn is 4256 meter square, what is the width of road? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बढ़िया सवाल है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है 80 इंटू 60 का, तो ये मैंने बना दी रेक्टेंगुलर पार्क। ये हो गया आपकी लंबाई 80, ये हो गया आपका चौड़ाई 60, 80 और 60। इसमें दो क्रॉस रोड्स हैं जो पार्क के मिडिल में हैं। दो क्रॉस रोड्स यानी कि एक क्रॉस रोड्स आपकी ये हो गई, दूसरी क्रॉस रोड्स भाई आपकी इस तरीके से ये हो गई। क्लियर है? रेस्ट पार्क हैज बीन लॉन। रेस्ट जो है वो एक ये है, लॉन है, मैदान की तरह है ये वाला। रेस्ट पार्क जो बचेगा वो आपका ये वाला बचेगा कि नहीं? ये वाला। कोई समस्या इसमें किसी को? दिस वन। जो रेस्ट पार्क बचेगा वो आपका ये बचेगा, दिस वन, रेस्ट पार्क ना। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को? रेस्ट पार्क हैज बीन लॉन इफ द एरिया ऑफ लॉन इज 4 to 5.6। लॉन का एरिया 4 to 5.6 है, तो रोड की चौड़ाई क्या है? अब ध्यान से सुनना, रेक्टेंगल के पार्क की मुझे लंबाई पता है 80, मुझे चौड़ाई पता है 60, तो रेक्टेंगुलर पार्क का जो टोटल एरिया है वो 80 इंटू 60 होगा, 80 इंटू 60 होगा। यदि मैं इसमें से ये टोटल लॉन का एरिया ये माइनस कर दूं, यानी कि 4 to 5.6, तो क्या जो मेरी क्रॉस रोड्स हैं, क्रॉस रोड्स का एरिया आ गया? क्रॉस रोड्स का एरिया आ गया कि नहीं? क्रॉस रोड्स का एरिया आ गया। यदि क्रॉस रोड्स की चौड़ाई ये सपोज स्मॉल एक्स है, तो ये जो क्रॉस रोड्स का एरिया होगा ये एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, ये होगा कि नहीं? बताइए, यही होगा। 4800 माइनस 4256 यानी कि कितना? 44 और 7 544, 544। सो 544 किसके इक्वल आना चाहिए आपका? x इंटू 140 माइनस एक्स के। यही बात है, बताइए, यही बात है। अब यहां से फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको सॉल्व बिल्कुल नहीं कर रहा है। आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? ऑप्शंस, यू विल गो बाय ऑप्शंस। ऑप्शन से देखो कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 3 रखोगे तो 3 इंटू 137 यूनिट डिजिट 1 आएगा, नहीं हो सकता। 4 रखोगे तो 4 इंटू 140 माइनस 4 136, 13 चौका 52, 6 चौक 24, सम आ गया 544, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 4 आने पे यानी कि जो रोड है उसकी चौड़ाई कितनी होगी? 4 मीटर। आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बैंकिंग का आया हुआ सवाल है, समझेंगे ध्यान से। रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लंबाई 55 मीटर दे रखी है, चौड़ाई 45 मीटर दे रखी है, लंबाई चौड़ाई। उसमें दो कंक्रीट क्रॉस रोड्स हैं, इक्वल चौड़ाई की दो क्रॉस रोड्स हैं, जो रनिंग इन द मिडिल ऑफ वन, जो मिडिल में से रन कर रही है। एक लेंथ के पैरेलल है और अदर आपकी ब्रेथ के पैरेलल है। एक लेंथ के पैरेलल है, एक ब्रेथ के पैरेलल है। रेस्ट ऑफ द प्लॉट उसको लॉन की तरह यूज करते हैं। यदि लॉन का एरिया 1911 है तो आपसे पूछा है क्रॉस रोड्स की चौड़ाई क्या है, ईच क्रॉस रोड्स की चौड़ाई। सेम यही सवाल है। अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट की लंबाई चौड़ाई 55 इंटू 45 है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो टोटल एरिया होगा वो 55 इंटू 45 होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। और उसमें से यदि मैं लॉन का एरिया माइनस कर दूं 1911, तो जो मेरी दो क्रॉस रोड्स होती हैं इनका एरिया आ जाएगा, इन क्रॉस रोड्स का एरिया आ जाएगा। और क्रॉस रोड्स की चौड़ाई विद आपको निकालनी। यदि मैं क्रॉस रोड्स की विद को x मानता हूं, तो क्रॉस रोड्स का एरिया x इंटू L मतलब 55, B मतलब 45 माइनस एक्स, ये होगा, ये होगा क्रॉस रोड्स का एरिया। सीधा एक लाइन में सवाल। देखिए 55 इंटू 45 को कैसे सिंप्लीफाई करोगे? 55 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? 45 प्लस 10 नहीं लिख सकते? 45 इंटू 45 कितना हो गया आपका? 20-25 हो गया। 10 इंटू 45 कितना हो गया? 450 हो गया। और ये माइनस का 1911 बराबर x इंटू 100
माइनस एक्स, ये हो गया x इंटू 100 माइनस एक्स। क्लियर है? अच्छा 20, 25 और 1911 तो 89 और प्लस 25 कितना होगा ये 114, और 114 प्लस 450 कितना हो गया ये 564। तो 564 आ गया आपका x इंटू 100 माइनस एक्स। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। 564 बराबर x इंटू 100 माइनस एक्स। यहां से फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन से सेटिस्फाई कराओगे, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर है। 5 सेंटीमीटर रखने पे तो यूनिट डिजिट 5 बनेगा, आंसर नहीं। 5.5 पे 4 नहीं आएगा। अगर मैं 6 रखूंगा तो 6 इंटू 100 माइनस 6 यानी कि 94, 540 प्लस 24 यानी कि 564, 564 ये होगा आपका एरिया। एकदम सेटिस्फाई कर रहा है x इक्वल टू 6 पे। तो आपके जो और ये जो है क्रॉस रोड्स, उसकी ईच क्रॉस रोड्स की चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी 6 मीटर, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई?